अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई सुबह के साथ मैं हूं आपका मेज़बान हन्नान बुखारी। नाज़रीन, दुआ करते हैं कि आज की सुबह आपके लिए ढेरों खुशियां लेके आप ही की चौखट पे आपका इंतजार कर रही हो। इसी दुआ के साथ आज के प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। जनाब शहर फैसलाबाद के अंदर मौसम के हवाले से मैं आपको बताता चलूं, धुंध काफ़ी बढ़ गई है और धुंध के साथ साथ मौसम जो है वो खुशगवार हो जाता है और दर्जा हरारत कम होने की वजह से अंदर जो मंचिंग और खाने पीने का दर्जा हरारत है वो बढ़ जाता है। और आज की सुबह जो है वो गर्मा गर्म कॉफ़ी या चाय से हो जाए तो उसका क्या ही कहना है। आज मौसम के मुताबिक अगर बात की जाए तो मौसम जो है धुंध ज्यादा होने की वजह से शहरियों को महकमा मौसमियात की जानिब से हदायत भी हैं कि गैर जरूरी सड़कों के ऊपर ना निकला जाए, लंबे सफर से जो है वो इज्तनाब किया जाए, क्योंकि धुंध जो है वो आने वाले दिनों में मजीद भी बढ़ रही है। तो इसलिए हादसात से बचने के लिए और शहर के अंदर डकैतियों और वारदातों से बचने के लिए गैर जरूरी सड़कों पर निकलना नहीं चाहिए। आज महकमा मौसमियात के मुताबिक ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 20 जबकि कम से कम 15 रहने का इम्कान है और शहरी जो हैं वो इस हवाले से काफी खुश नजर आते हैं, क्योंकि मौसम खुशगवार होने से उनका मूड भी खुशगवार हो जाता है और मूड के खुशगवार होने से चाहे वो काम पे जा रहा हो, जॉब पे जा रहा हो, बिजनेस के लिए जा रहा हो, तो एक खिला हुआ चेहरा जो है वो लेके जाता है। और ये अच्छी चीज होती है जब आपका मूड खुशगवार होता है तो बहुत सारे मूड बर्ड्स जो है अंदर पॉजिटिविटी क्रिएट करते हैं और वो पॉजिटिविटी ना सिर्फ आपके लिए अच्छी होती है बल्कि जितने भी लोग आपके साथ मुंसलिक है उन सब के लिए बेहतरीन होती है। और आगे बढ़ते हैं जनाब, जैसा कि हमने आपको कहा था कि आपके अंदर कोई भी टैलेंट मौजूद है तो उसके लिए आपको क्या करना होगा कि हमारे स्क्रीन पे दिए जाने वाले नंबर्स के ऊपर आपको टेक्स्ट करना होगा, व्हाट्सएप करना होगा, अपने टैलेंट की 30 सेकंड की वीडियो बनाएं और वीडियो बना के आप हमें सेंड करें। हम अपने शो के अंदर उसे शामिल करेंगे और आपका टैलेंट दुनिया को दिखाएंगे। इसके अलावा अगर आप बर्थडे भी मना रहे हैं तो आपकी बर्थडे यानी आपकी खुशियों के अंदर भी हम भरपूर शामिल होंगे और आपको शो के अंदर आपकी वो 30 सेकंड की वीडियो जो है वो दिखाई जाएगी। हम आपके साथ ही आपकी बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। तो आज इसी टैलेंट हंट के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। हमें एक बहुत ही प्यारी सी बच्ची है अंसा ने हमें कुछ अपना टैलेंट जो है वो तस्वीरों के जरिए भेजा है, हम आपको दिखाएंगे। तो मैं प्रोड्यूसर साहब से दरख्वास्त करूंगा कि पेंटिंग्स अंसा की दिखाई जाएं। क्या बात है, खूबसूरत पेंटिंग्स अंसा की तरफ से बनाई गई हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छे स्केचेस इसने तैयार किए जिसमें जवान लड़की, बूढ़ी आपा और इसके साथ साथ दीगर चीज़ों का हुनर जो है वो इसने दिखाया। जैसे कि वो खुद प्यारी सी पेंटिंग करती है, उसने पेंटिंग के अंदर भी एक ऐसी लड़की बनाई जो कि पेंटिंग कर रही है। बटरफ्लाई की पेंटिंग भी की है, ड्रैगन की पेंटिंग भी की है और बहुत सारी पेंटिंग्स थी। और ख़ास तौर पे तो मैं इनकी पेंटिंग्स देख के काफ़ी मुतासर हुआ। तो अंसा बेटा, मैं तो आपको ये कहना चाहूँगा कि आप इतनी अच्छी पेंटिंग जब कर लेती हैं, इतनी अच्छी आप स्केचिंग कर लेती हैं, तो इस स्केचिंग के हवाले से आप इन चीज़ों को फ्रेम करवाएं, बड़े चार्ट्स पे बना के उन्हें फ्रेम करवा के इनकी एग्जीबिशन लगाएं। यकीन जानिए फन और हुनर से मोहब्बत रखने वाले बहुत सारे लोग हैं जो इनको परचेज करना चाहेंगे, इसे खरीदना चाहेंगे। और अगर आपको किसी किस्म की हेल्प की ज़रूरत है एग्जीबिशन लगवाने के हवाले से आर्ट्स काउंसिल में, फैसलाबाद म्यूजियम में, तो उसके लिए भी आप हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं, मैं उसमें भी आपकी हेल्प करूंगा। तो जनाब, अगर आपके अंदर भी कोई भी टैलेंट मौजूद है और आपको एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म चाहिए तो सिर्फ 41 वो आपको प्लेटफॉर्म फराहम कर रहा है। आप अपनी 30 सेकंड की वीडियो बना के उसे हमें भेजें, लोगों को हम दिखाएंगे। अगर वो वायरल होती है, टैलेंट अच्छा है, तो आपको अच्छे प्लेटफॉर्म्स भी मिल सकते हैं जिसके जरिए आप अपना टैलेंट दुनिया को दिखा सकते हैं। और आगे बढ़ते हैं जनाब, बच्चों के हवाले से गुफ्तगू करेंगे और आज ओवरऑल हेल्थ के हवाले से गुफ्तगू करेंगे, क्योंकि कोविड की सेकंड लेयर जो है वो हमारे माशरे के अंदर देखने को मिल रही है और उसकी वजह से दिन ब दिन केसेस की तादाद भी बढ़ी। उस तादाद को किस तरह से रोका जाए, अपनी सेहत को बेहतर कैसे रखा जाए, इम्यून सिस्टम कैसे बेहतर किया जाए, और इसके साथ साथ बच्चों के अंदर पाई जाने वाली जो साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस है, न्यूरो सर्जरी के मामलात हैं और न्यूरो फिजिशियंस के मामलात हैं, उसके ऊपर गुफ्तगू करने के लिए आज हमने कुछ डॉक्टर्स जो हैं अपने शो के अंदर बुला रखे हैं। डॉक्टर्स हमारे मसीहा भी हैं, क्योंकि कोविड के दिनों में जिस तरह से इन्होंने अपनी जानों का नजराना भी पेश किया और इसके साथ साथ अपनी जानों की परवाह किए बगैर जो है वो जितने भी पेशेंट्स वहाँ पे आए, पता भी था कि जो कोविड में मुब्तला हो चुके हैं और इनसे वायरस जो है मुंतकिल हो सकता है, इसके बावजूद भी उन्होंने बड़ी हिम्मत और दलेरी के साथ एक जंगजू बन के इसके साथ मुकाबला किया। तो हम उनके शुक्रगुजार भी हैं। लेकिन आज हमारे साथ जो डॉक्टर मौजूद हैं उनका तारुफ आपको मैं करवाता चलूं। हमारे साथ डॉक्टर अहमद उमैर विक मौजूद होंगे जो कि न्यूरो फिजिशियन है बचगाना के, और उनके साथ साथ डॉक्टर अब्दुल रजाक मुगल साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, हार्ट स्पेशलिस्ट हैं, और प्रोफेसर डॉक्टर जफर हुसैन साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे भी गुफ्तगू करेंगे और डॉक्टर साहब से जानेंगे कि कोविड के दिनों में हमें किस तरह से एहतियाती तदाबीर जो है
वो इख्तियार करनी चाहिए, बीमारियों से किस तरह से बचना चाहिए, अपना ओवरऑल इम्यून सिस्टम कैसे अच्छा रखना चाहिए। लेकिन सबसे पहले मैं चलूंगा डॉक्टर अहमद उमैर विग की तरफ और उनसे गुफ्तगू करूंगा। डॉक्टर साहब, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा आजकल बच्चों के अंदर आ रहे हैं, क्या ये डाइट की डेफिशिएंसी कोई इसके अलावा न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी की वजह से है या कोई जेनेटिक डिजीजेस इसमें इन्वॉल्व हैं? मामला क्या है? मिर्गी के भी बहुत सारे पेशेंट्स जो हैं वो सामने आते हैं, तो ये अर्ली स्टेजेस पे क्या इनको काबू किया जा सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। बच्चों में जो मिर्गी है सबसे कॉमन बीमारियों में से एक बीमारी है और इसकी सबसे बड़ी वजह बच्चों की दिमागी कमज़ोरी है, जिसके साथ बच्चा मिर्गी के मर्ज़ में मुब्तला हो जाता है। ये मरूसी भी होती है, पैदाइश के वक़्त होने वाली जो पेचीदगियाँ हैं उनकी वजह से भी बहुत ज़्यादा होती है। और खुराक की कमी डेफिनेटली वो जिस्म के बहुत सारे हिस्सों को मुतासर करती है, उसमें बच्चा दिमागी तौर पे कमज़ोर भी हो सकता है। बहुत सारी डाइटरी डेफिशिएंसीज हैं जिसके अंदर बच्चों में सिलेक्टेड एपिलेप्सीज हो सकती हैं। इसके अलावा डॉक्टर साहब, अगर बात की जाए, टेक्नोलॉजी तो आजकल बड़ी फास्ट हो गई है। अमेरिका में एक रिसर्च आर्टिकल मैं पढ़ रहा था, उसमें बता रहे थे कि आप बच्चे के पैदा होने से पहले ही उसके जेनेटिक्स को अगर आप समझें, वहाँ पे जीन्स को उसको स्टडी करें पीसीआर वगैरह लगा के, या जिस तरह भी वो जीन्स जिनोम सीक्वेंसिंग करते हैं जैसे, तो उन सीक्वेंसिंग से पता लगाया जा सकता है कि इस बच्चे के पैदा होने के बाद इसमें कौन कौन सी डिजीज़ होंगी और क्या ये बच्चा पैरालाइज तो नहीं होगा या इस तरह के मामला तो नहीं होंगे। तो इसमें कितनी सदाकत है, और इसके साथ साथ इस स्टडी में अगर सदाकत है तो इससे ह्यूमैनिटी को क्या फ़ायदा पहुँचेगा? जी, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। ये बात बिल्कुल हकीकत पे मबनी है कि अगर आप किसी एक फैमिली में एक बीमारी चल रही है तो उस फैमिली के उस मरीज़ में से हम उसका डीएनए डिटेक्ट करते हैं कि इसको ये वाला जीन इसका अफेक्टेड है, और नेक्स्ट टाइम जब वो खातून प्रेग्नेंट होगी तो हम 18 से 20 हफ्ते की उम्र से पहले पहले का जो हमल है उसमें से हम इसका टिश्यू लेते हैं और उस पर डीएनए टेस्टिंग करते हैं। सीक्वेंसिंग डेफिनेटली वो एक जो है बहुत जदीद किस्म का टेस्ट है, और अगर हमें वो वाला डीएनए आइसोलेट हो जाए, डिटेक्ट हो जाए, तो इट मीन्स कि जो माँ के पेट में बच्चा पल रहा है वो उस बीमारी में मुब्तला है। उस सूरत में मेडिकल साइंस उसको कहती है कि जी ये बच्चे को टर्मिनेट कर देना चाहिए। वेस्ट में तो वो करते हैं, लेकिन यहाँ पे हमारे यहाँ कुछ एथिकल इश्यूज आ जाते हैं। मैं उसी पे आ रहा हूँ कि पाकिस्तान में सबसे पहले जो इस तरह की बीमारियों पे काम शुरू हुआ था वो थैलेसीमिया पे हुआ था, क्योंकि हम दुनिया के उस खिते में रह रहे हैं जहाँ पे थैलेसीमिया की प्रेवलेंस बहुत ज़्यादा है। तो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने एक इनिशिएटिव लिया था बैक इन 10-12 ईयर्स अगो, तो उसमें पंजाब थैलेसीमिया प्रिवेंशन प्रोग्राम के नाम से, उसमें अब उन्होंने वो प्रोग्राम इतना ज़्यादा इस्टेब्लिश हो चुका है कि अब वो फैमिली को स्क्रीन करते हैं। उसके बाद जब उस फैमिली के बच्चों ने शादियां करनी होती हैं तो शादी से पहले लड़का और लड़की का टेस्ट वो करवाते हैं। फिर जब खातून प्रेग्नेंट होती है तो उसकी प्रेगनेंसी के दौरान वही वाला डीएनए उसका आइसोलेट करते हैं बच्चे का। अगर बच्चा इसमें मुब्तला है तो फिर उन्होंने मुफ्तियान पाकिस्तान से इसमें फतवा लिया, और उन्होंने भी इस पे फतवा जारी किया कि चूँकि ये बीमारी बहुत ज़्यादा लंबी जिंदगी कॉमन हो सकती है और अजियत का सबब बन सकती है, बच्चे को बहुत ज़्यादा सारी ज़िंदगी के लिए प्रॉब्लम हो सकती है, तो उन्होंने फतवा जारी किया कि इसको टर्मिनेट करना, ज़ाया करना। एंड इट कैन बी पॉसिबल कि ये मदर की हेल्थ के लिए भी इशू बन सकता है। तो इसी तरह सिर्फ बच्चे के लिए नहीं, मदर के लिए भी मुश्किल हो सकती है। डॉक्टर, इसी में मैं आपको थोड़ा कंप्लीट कर लूँ कि अब ये सिर्फ एक थैलेसीमिया नहीं है, पाकिस्तान में मरूसी बीमारियाँ बहुत ज़्यादा हैं। दिमाग की बीमारियाँ सबसे ज़्यादा वो वाली हैं जो मरूसी बीमारी हैं। बच्चे की दिमागी कमज़ोरी, सारी ज़िंदगी की मजदूरी, फिर बच्चा चलना फिरना छोड़ देता है, और इनकी बहुत बड़ी वजह कज़न मैरिज है। हमारे खिते में कज़न मैरिजेस बहुत ज़्यादा हैं। तो अगर हम बच्चों के दिमागी अमराज के सिलसिले में डीएनए टेस्टिंग बच्चे की और पैदाइश से पहले माँ की कर लें तो उसमें हम इन बीमारियों को बहुत ज़्यादा हद तक बचा सकते हैं। बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। डॉक्टर अब्दुल रज़ाक मुगल भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी गुफ्तगू कर लेते हैं। डॉक्टर साहब, आप क्या कहेंगे? हार्ट पेशेंट्स दिन ब दिन पीक पकड़ते जा रहे हैं और मेरा ख्याल है ये सबसे कॉमन डिजीज बनती चली जा रही है हमारे माशरे के अंदर। क्या वजूहात है इतने हार्ट फेलियर, बाईपासेस और एंजियोग्राफीज हो रही हैं, पता नहीं क्या क्या हो रहा है, स्टंट डल रहे हैं, ये कॉमन होती चली जा रही है और मेरा ख्याल है आने वाले दिनों के अंदर ये मजीद बढ़ेगा। वजह क्या है इसके पीछे? हम हार्ट हेल्थ का
ख्याल नहीं रखते, किस तरह से केयर कर सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया सिटी 41 ने मुझे इनवाइट किया। मैं बेसिकली बच्चों के दिल का स्पेशलिस्ट हूँ, और जैसे आपने क्वेश्चन किया, इसमें ज़्यादातर वो लोग शामिल हैं जो अडल्ट एज के हैं, और उसमें ज़्यादा जो उसमें जफ़र साहब ज़्यादा बेहतर बता सकेंगे, लेकिन जो हमारे कॉमन प्रॉब्लम है जिसमें कॉर्निया आर्टरी डिजीज़ हो रही है, हार्ट अटैक हो रहे हैं, तो इनमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं, लाइक ओबेसिटी है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, लोग बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग करते हैं, या वो ऐसी डाइट ले रहे हैं जो कि सेहत के लिए नुकसानदेह है। इस तरह हार्ट फेलियर के अंदर जो फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं, एक तो सबसे बड़ा फैक्टर मैंने बता दिया कॉर्निया आर्टरी डिजीज़ है, बाकी वेल्वुलर इन्वॉल्वमेंट हैं, इसके अलावा कोई वायरल इन्फेक्शंस हैं जो कि दिल को प्रॉब्लम करते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, बच्चों के दिल में अक्सर सुराख भी होते हैं, उनको भी ट्रीट किया जाता है? उसका क्या क्राइटेरिया होता है? कुछ तो ट्रीट हो जाते हैं, कुछ नहीं होते, वो एक से जायद होते हैं, इस वजह से ट्रीट नहीं होते, ये क्या फिनोमिना क्या है? जी बिल्कुल जी, बच्चों में जो दिल के अमराज हैं, ये मोस्ट कॉमन कंजेनिटल डिफेक्ट है, बर्थ डिफेक्ट्स। अगर एक बच्चा जब पैदा होता है तो सबसे ज़्यादा कॉमन डिफेक्ट जो है वो कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ है, और इसके अंदर जो सबसे ज़्यादा कॉमन बीमारी है वो सुराख है दिल में, और वो सुराख जो है दिल के दो बड़े चैम्बर्स के दरमियान, जिसे हम वेंट्रिकल सेप्टल डिफेक्ट कहते हैं। तो ये सुराख काबिल इलाज है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये पूरी दुनिया में पहले ऑपरेट होते हैं, पाकिस्तान के अंदर भी फैसिलिटी है, और अल्हम्दुलिल्लाह फैसलाबाद इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में भी हम बच्चों के दिल के सुराख का ऑपरेशन कर रहे हैं। जहाँ तक बात यह है कि 2 सुराख हों या 3 हों, तो ये डिपेंड करता है कि बच्चे को बीमारी की नोयत क्या है। अगर तो बच्चे के दिल के अंदर पेचीदा बीमारी है, जैसे सुराख है और साथ ही एक वैल्व बंद है, या खून की नालियाँ उल्टी लगी हुई हैं, तो वो उसकी बीमारी की नोयत के हिसाब से उसकी सर्जरी का पैटर्न चेंज हो जाता है। बिल्कुल। जो सीधा सीधे सुराख हैं उसके अंदर तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होता, उसमें बड़ी कंप्लीट रिकवरी हो जाती है, बड़े अच्छे ऑपरेट हो जाते हैं। जिनमें कम्प्लेक्स प्रॉब्लम है वो पूरी दुनिया में भी कम्प्लेक्स हैं। तो अच्छा, एक बच्ची थी डॉक्टर साहब हमारे यहाँ फैसलाबाद के अंदर, एक गरीब घराने से उसका ताल्लुक था, हार्ट में कुछ सुराख थे उसके, और यहाँ पे बहुत सारे डॉक्टर्स को हमने उसकी फाइल्स चेक करवाई, उनके पास ना इलाज करवाने के लिए पैसे नहीं थे। तो सिटी 41 में उनकी आवाज़ बना, ये तकरीबन 2 साल पहले, 1.5 साल पहले की मैं आपको बात बता रहा हूँ। हमने उनके लिए फंड्स जनरेट किए, क्योंकि उसके वालिद का कहना था कि इंडिया के अंदर जो डॉक्टर हार्ट स्पेशलिस्ट मौजूद हैं, उन्होंने कहा है कि हम इसे ठीक कर देंगे, लेकिन पाकिस्तान के अंदर जितने भी हार्ट स्पेशलिस्ट को हमने उसकी फाइल जो है वो चेक करवाई, उनका ये कहना था कि बच्ची का बचना मुश्किल है, आप चाहे इंडिया भी चले जाएं। लेकिन वो वालिद था, उसको उम्मीद की किरण कहीं पे नजर आ रही थी, तो हमने उसकी किरण को मजीद उजाला दिया और रोशनी दी, जिससे लोग जो हैं वो उन्होंने फंड जनरेट करना शुरू किया, और हमने लाखों रुपए जमा करके उनको दिए, जिसके बाद वो इंडिया गए, और इंडिया से जब ऑपरेट हुआ तब भी कामयाब नहीं हुआ। जिसका मतलब ये था कि वो सिर्फ और सिर्फ शायद पैसे बटोरने के लिए इंडिया में उनको बुला रहे थे, पैसे जैसे लिए ऑपरेट किया, और बच्चा जो है वो खालके हकीकी से जा मिला। तो इस तरह के मामला भी पेश आते हैं। डॉक्टर जफर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी गुफ्तगू करते हैं। डॉक्टर साहब, क्या कहेंगे ओवरऑल हेल्थ के हवाले से, हमें कौन सी चीज़ें, ऑर्गेनिक डाइट की तरफ आना चाहिए, और इसके साथ साथ एनवायरमेंटल स्ट्रेस से, डिप्रेशन से कितना बचना चाहिए, ये कितनी इन्वॉल्वमेंट रखती है हमारी सेहत के साथ? थैंक यू। पहले तो मेरे लिए ये चीज़ काबिल फ़ख्र है कि इस वक्त जो आपका मेडिकल बोर्ड है, आई एम लकी टू हैव बोथ ऑफ द स्पेशलिस्ट माय पीपल। डॉक्टर उमैर भी मेरे शागिर्द हैं और डॉक्टर अब्दुल रज़ाक मुग़ल भी, और दोनों अपनी अपनी स्पेशलिटी में देयर हेडिंग। तो जब बंदा अपने शागिर्दों को देखता है इस मनसब पर तो खुश होता है, क्योंकि आई रिटायर्ड इन 17। तो ये मेरे लिए इट्स अ वेरी प्लेजेंट मॉर्निंग कि मैं अपने बहुत ही कद्दावर शागिर्दों के साथ बैठा, और ये बहुत अच्छी और प्राउड की बात होती है, और उनके लिए भी प्राउड की बात है सर, वो आपके साथ बैठे। वेरी मच प्राइड फॉर मी, क्योंकि इनसे अब मुस्तकबिल में देयर इज अ लॉट ऑफ फील्ड जिसको उन्होंने सेपरेट करना है, न्यूरोलॉजी में और कार्डियोलॉजी में, और दोनों बहुत डेडिकेटेड वर्कर हैं माशाल्लाह। तो जहाँ तक आपके सवाल का ताल्लुक है, तो बेसिकली ना इंसान के बारे में एक स्कॉलर का एक बहुत खूबसूरत मकूला है कि आदमी अपनी मौत के सामान भी खुद पैदा करता है। क्यों? कि जितना वो फितरत के करीब रहेगा उतना बेहतर, उतनी उसकी हयात में तुलानियत पैदा होगी। यानी सिंथेटिक चीज़ें जो हैं, सिंथेटिक चीज़ें तो हैं, सीधी सादी बात है कि दे आर केमिकली फोर्टिफाइड,
अब आपके पास जो घी होता है, डालडा है, कश्मीर है, बनास्पति है, अब दे आर बीइंग प्रोसेस्ड, प्रोसेस करते हैं, इसमें हम कुछ एंजाइम डाल देते हैं, कुछ हम कैटलिस्ट डाल देते हैं, तो इनकी सूरत ही बदल जाती है। ठीक है, तो सिंथेटिक थिंग्स जो हैं, अब देखिए मैं छोटी सी बात करता हूँ कि हम कहते हैं कि मदर मिल्क, सर चुके चाइल्ड स्पेशलिस्ट, मदर मिल्क इज एवर सुपीरियर। ये हमारे मास्टर का सबसे बड़ा अलमिया है, सबसे बड़ा यानी एक तोहफा है परवरदिगार का, मदर मिल्क। और पंजाबी में कहते हैं ना कि 40 साल तक मां दे दूध की ताकत नहीं जाती। व्हाट इज दिस, कि जो अल्लाह ने अता किया है उसमें वो तमाम इंग्रेडिएंट्स उसने पैदा किए हुए हैं, जो कि क्योंकि वो ज़रूरियात का सबसे बड़ा आलिम है, उसे पता है कि इसको क्या चाहिए। अब जो सिंथेटिक आप देखिए कितने ब्रांड्स आ गए हैं, डब्बे हैं, मीजी है, F2 है, लैक्टोजोन है। बिल्कुल, वो आप ठीक कह रहे हैं, हम किसी ब्रांड को स्पेसिफाई नहीं करेंगे यहाँ पे, मैं क्या नहीं चाहता हूँ कि वही जो मदर मिल्क है, जो माँ का दूध है, नेचुरल है, उसमें इन्वायरमेंट नहीं मिलती। जब इन्वायरमेंट किसी भी जब मिल जाती है तो इन्वायरमेंट फिर अपने मुज़र असरात रखती है। इन्वायरमेंट को फिल्टर करने का भी कोई तरीका नहीं है, उसमें बेशुमार जरासीम हैं, बेशुमार पार्टिकल्स हैं। अब ये क्या कोविड एक पार्टिकल ही है ना, जिसने पूरी पेंडेमिक फैला रखा है। हमारे मास्क भी कुछ नहीं काम कर रहे। तो लाइफ जो है, बल्कि मुझे एक और स्कॉलर का जुमला याद आ गया कि ये जो हमारे बड़े औलिया अल्लाह थे ना, इनकी उम्रें ज़्यादा थीं, सेहत भी अच्छी थी, क्योंकि कभी उनके यहाँ ऐसा तकल्लुफ़ ही नहीं था कि बिरयानी खा लो, कि जी आज पुलाव आए। तो वो प्योर चीज़ें खाते थे और कम खाते थे। और कम खाना जो है सबसे बड़ी बेहतरीन बात है। इसके लिए मैं एक छोटा सा मफरूज़ा पेश करता हूँ रज़ाक साहब के। फ़र्ज़ करो कि एक आदमी की किस्मत में थ्रू आउट द लाइफ 10 बोरियां गंदम की लिखी गई हैं। अब वो 10 बोरियां गंदम की जो है ना, वो 30 साल में भी खा सकता है। बिल्कुल आप कह रहे हैं, ठीक कह रहे हैं। इस पे मजीद भी गुफ्तगू करेंगे लॉर्ड साहब, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद, ब्रेक का वक्त हो गया है, तो नाज़रीन एक ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद डॉक्टर जफर साहब के साथ मजीद गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे, सो कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुश आमदीद। हमारे साथ डॉक्टर अब्दुल रज़ाक मुगल मौजूद हैं, उनसे मजीद गुफ्तगू करते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको हार्ट की प्रॉब्लम होती है, तो वो कूच कर जाते हैं दूसरे शहर की तरफ, या उनकी कोशिश होती है कि फॉरेन कंट्री से जाके उसका इलाज करवाएं। लेकिन यकीन जानिए, हमारे यहाँ अब इतना पोटेंशियल आ चुका है कि कॉम्प्लिकेटेड से कॉम्प्लिकेटेड, पेचीदा से पेचीदा बीमारियाँ जो हैं वो यहाँ पे ठीक की जा सकती हैं। और ब्रेक में डॉक्टर साहब मुझे बता रहे थे कि 1500 बच्चों का अब तक इन्होंने इलाज किया, जिसमें से 500 बच्चों का बगैर ऑपरेट किए दिल के सुराख जो है बंद किए। तो बड़ी अचीवमेंट है डॉक्टर साहब आपकी। और साथ ही साथ मैं ये ज़रूर चाहता हूँ कि आपकी जितनी भी अचीवमेंट्स हैं और जैसा काम आप कर रहे हैं वो लाजमी तौर पे हमारी ऑडियंस को बताएं, ताकि जो लोग अपने बच्चों को लेकर दूसरे शहरों की तरफ कूच करते हैं उनको पता हो कि यहाँ पे तमाम तर फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट लेवल पे बेहतरीन अस्पतालों के साथ जो है मौजूद है। जी बिल्कुल, ये इस प्रोग्राम की वजह से मैं करना चाहता हूँ। एक तो बात यह है कि ये जो बच्चों के दिल का शुबा फैसलाबाद इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में हमने 2010 में शुरू किया था, और उस वक्त सिर्फ डायग्नोस्टिक फैसिलिटी थी, हम एकोकार्डियोग्राफी करते थे और आउटडोर में पेशेंट देखते थे। विद द पैसेज ऑफ टाइम हमने बच्चों की एंजियोग्राफियाँ शुरू की और उनकी डायग्नोस्टिक एंजियोग्राफी हम करते थे। उसके बाद हमने यहाँ पे बगैर ऑपरेशन के बच्चों के दिल का इलाज शुरू किया, जिसमें माइनर इंटरवेंशन से लेके मेजर तक अब शामिल हो गई हैं। जैसे बच्चों के दिल के सुराख हम एंजियोग्राफी से बंद कर रहे हैं, बच्चों के दिल के वैल्व जो तंग हैं या बंद हैं उनको हम बगैर ऑपरेशन के बैलून से खोल रहे हैं। इसी तरह हम मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोसीजर करते हैं जिसमें खसूसी तौर पे जो पैदाइशी बच्चा जिसके दिल की खून की नालियाँ उल्टी लगी हैं और उसकी दीवार को फाड़ना बहुत ज़रूरी होता है, दूसरे तीसरे दिन चौथे दिन वो भी हमने काफ़ी सारे प्रोसीजर किए हैं। तो ये शोबा आहिस्ता आहिस्ता डेवलप हुआ है यहाँ पे। उसके बाद हमने जो अभी लास्ट हमारे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे फैसलाबाद इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के प्रोफेसर अंजुम जलाल साहब, वो ग्रोन अप कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ की सर्जरी उन्होंने शुरू की थी यहाँ पे 2015 में। फिर हमने डॉक्टर जैगम रसूल साहब को सऊदीया से स्पेशल रिक्वेस्ट करके बुलाया था, बच्चों की हार्ट की शोबे के वो सर्जरी के वो इंचार्ज हैं वहाँ पे, और वो 600 सर्जरी तकरीबन कर चुके हैं।
हमने इस शोबे को आहिस्ता आहिस्ता आगे ले गए विद द हेल्प ऑफ ऑल द गवर्नमेंट्स प्रीवियस, ये जो अभी चल रहा है रिसेंट गवर्नमेंट। तो ये सारी गवर्नमेंट्स में इन्वॉल्व हुई हैं इसमें। अभी हम जो फैसिलिटीज़ दे रहे हैं उसमें डायग्नोस्टिक्स हैं, एंजियोग्राफी हैं और सर्जरी है। अब ये शोबा हमारा जो स्पेशलिस्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए कॉलेज ऑफ फिजिशियन एंड सर्जन से रिकग्नाइज है। मेरे पास 2 ऐसे डॉक्टर्स हैं जो कि सुपर स्पेशलिस्ट बन रहे हैं। हम बच्चों के दिल की सर्जरी रूटीन की सारी कर रहे हैं, जिसके अंदर सुराख है या वैल का मसला है या पैदाइशी पेचीदा बीमारियां भी हैं। बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जो बहुत ज़्यादा पेचीदा होते हैं, जिनका इलाज फैसलाबाद या लाहौर या इंडिया में भी नहीं होता। उसकी वजह ये होती है कि ये वो इतनी प्रॉब्लम होती है कि जिसके अंदर आपको दिल को सिंगल चैम्बर पे लेके जाना पड़ता है, और उसकी प्रोग्नोसिस हमारे सेटअप्स के अंदर बहुत अच्छी नहीं है। हमारे जो फैमिली सिस्टम है, हमारा जो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस है, जो हमारी हाइजीन के प्रॉब्लम है, उसकी वजह से वो ज़्यादा अरसा चलते नहीं है। तो जो प्रोसीजर यहाँ पे मुश्किल है वो इंडिया भी मुश्किल है। यूरोपियंस के अंदर बात करें तो वो थोड़ा सा डिफरेंट चीज़ें हैं, उनकी बहुत ऑर्गेनाइज सोसाइटी है, ऑर्गेनाइज चीज़ें हैं, इन्फेक्शंस के रेट कम है, तो वो थोड़ा सा उनकी कम्प्लेक्स डिजीज़ के अंदर उनकी एज जो है वो ज़्यादा हो जाती है और वो ट्रीट होते हैं, लेकिन वो रहेंगे सिंगल चैम्बर के ऊपर। सिंगल चैम्बर पर्सन कितनी देर तक सर्वाइव कर सकता है? अगर तो अनऑपरेटेड है तो इसकी लाइफ जो है ना 10 साल से ज़्यादा नहीं चलते अमूमन, बहुत कम है जो 10 साल से ऊपर। तो मोस्ट ऑफ द टाइम 5 साल की उम्र से पहले पहले बच्चा उसकी डेथ हो जाएगी। लेकिन अगर सिंगल चैम्बर के ऊपर पहली स्टेज का ऑपरेशन हो जाता है तो उसमें लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है बढ़ जाती है, 20 साल तक जा सकता है। लेकिन अगर फिर सेकंड स्टेज का ऑपरेशन हो जाए तो वो तकरीबन 30-35 साल तक चला जाता है, लेकिन उसमें प्रॉब्लम्स बहुत आती है, उसकी कॉम्प्लिकेशंस बहुत होती हैं। उनको हैंडल करना आम जनरल डॉक्टर्स के बस की बात नहीं होती, उनके लिए स्पेशलाइज्ड सेंटर चाहिए होते हैं, उनको स्पेशल केयर चाहिए होती है, और पेरेंट्स को और फैमिली को उस बीमारी को अंडरस्टैंड करना चाहिए। तो वो एक बड़ा प्रॉब्लम होता है, उसमें फिर काफ़ी सारे एक्सपेंस फैमिली के भी इन्वॉल्व होते हैं कि वो घर में ट्रीट हो रहा है तो ज़ाहिर है उसके एक्सपेंस होंगे, कॉम्प्लिकेशन होगी, बार बार हॉस्पिटल के चक्कर लगेंगे। तो हम यूजली जो कम्प्लेक्स कंजेनिटल हार्ट डिजीज है उसके ऊपर सर्जरी को जो है ना सजेस्ट कर देते हैं पेरेंट्स को कि भाई ये देख लें, इसमें ये आगे प्रॉब्लम होने हैं, तो जो भी आप चीज़ ऑप्ट करना चाहिए वो आप कर सकते हैं। माइट बी पॉसिबल कि ये ऑपरेट कामयाब हो या ना हो। हाँ जी, ये इसमें है। अभी परसों हमने एक पेशेंट किया जिसका दिल पूरा नहीं बना हुआ, डॉक्टर जैगम साहब हमारे पीडियाट्रिक कार्डियक सर्जन, उन्होंने किया। तो वो फिर मुझे भी उन्होंने थिएटर में बुलाया, मैंने भी देखा एनाटमी, हमने उसको फैसला किया कि इसको हम ऑपरेट जो है ना एक एडवांस स्टेज का ऑपरेशन फॉन्टान जो है उसकी तरफ हम चले गए, तो हमने कर दिया, अल्हम्दुलिल्लाह बच्चा ठीक है। तो लेकिन ज़ाहिर है हमें पता है कि ये लॉन्ग टर्म में उसके अंदर कॉम्प्लिकेशंस होंगी, उसकी बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन होती हैं जिनको फैमिली को अंडरस्टैंड करना ज़रूरी होता है। तो सिलेक्टिव पेशेंट्स जिनका हमें आउटकम अच्छा नज़र आ रहा होता है उनको हम ज़रूर ऑफ़र करते हैं, वरना बहुत सारी पेचीदा बीमारियाँ हैं, जैसे दिल का बायां खाना नहीं बना हुआ और वैल नहीं बने हुए, तो उसमें ज़्यादा लाइफ एक्सपेक्टेंसी नहीं होती, उसको हम पहले दिन ही बता देते हैं कि यार इसको, क्योंकि उनकी लाइफ महीना 1.5 महीना से ज़्यादा नहीं होती। तो वो आपने कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ की कैटेगराइजेशन करनी है कि सिंपल कौन सी हैं, मॉडरेट इंटेंसिटी कौन सी और कम्प्लेक्स इंटेंसिटी कौन और सी। फिर उनकी मॉडरेशन के हिसाब से आप फिर उनको एवेलुएट करके उनका इलाज मुआवजा जो है उस हिसाब से किया जाता है। तो डॉक्टर अहमद उमैर विक साहब भी हमारे साथ मौजूद है, उनके साथ भी गुफ्तगू करते हैं। डॉक्टर साहब, हमारे यहाँ बच्चों की अगर न्यूरो फिजिशियन के तौर पे आप बात करें तो कौन सी न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं जो कि कॉमन हमारे माशरे में पाई जाती हैं, इससे मिर्गी से हट के? जो बर्थ की पेचीदगियाँ हैं उसकी वजह से एक बीमारी में होती है बच्चों में सेरिब्रल पाल्सी। उसमें बच्चा देर से चलता है, बैठता है, बातें करना देर से शुरू करता है, फिर टांगों बाजों में खिंचाव होता है, वो बीमारी बच्चों में बहुत कॉमन है। तो उससे बचने का तो एक अच्छा तरीका है कि हमें जो ज़िंदगी के मसाइल हैं उसके लिए एक मुस्तनद लेडी डॉक्टर से रुजू करें, अच्छी जगह से बच्चे की डिलीवरी हो जहाँ पे बच्चों के डॉक्टर की सहूलत मौजूद हो। तो इस चीज़ को तो हम बहुत अच्छे तरीके से प्रिवेंट कर सकते हैं। उसके बाद फिर बच्चों के पट्ठों के मसाइल बहुत ज़्यादा हैं कि बच्चा चल रहा है, चलते चलते आस्ता आस्ता उसके पट्ठे कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी इसको कहते हैं, उससे बच्चा चलना छोड़ देगा, बैठना छोड़ देगा, फिर दिल के पट्ठे भी कमज़ोर हो जाएंगे। इसके अलावा जो बच्चों में मेटाबॉलिक बीमारियां हैं कि जो आम रूटीन की डाइट हम खा रहे हैं वो हमारे जिस्म का हिस्सा नहीं बनती, बल्कि वो हमारे ब्रेन को वीक करती है, मसल्स को वीक करती है। उन मेटाबॉलिक बीमारियों के जो टेस्ट हैं वो बहुत ज़्यादा जो है कॉम्प्लिकेटेड हैं। तो हम चिल्ड्रन हॉस्पिटल फैसलाबाद में इन चीज़ों को एक्टिवली हम लोग मैनेज कर रहे हैं
हम लोग इनके टेस्ट करवाते हैं। अब इनको अगर हम वक्त पे डायग्नोज कर लें तो ये मेटाबॉलिक बीमारियां जो हैं बहुत अच्छे तरीके से मैनेज रुक सकती हैं और बेहतर तरीके से इलाज जो है हो सकता है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। तो नाज़रीन, इसी के साथ एक ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद मजीद गुफ्तगू आगे बढ़ाएंगे डॉक्टर जफर साहब के साथ। तो एक छोटी सी ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। हमारे साथ डॉक्टर जफर मौजूद हैं। मजीद गुफ्तगू उनके साथ करते हैं। डॉक्टर साहब, ब्रेक पे जाने से पहले आप बता रहे थे कि किसी के नसीब में अगर 10 बोरियां लिखी हैं गंदम की, तो ये उस पर डिपेंड करता है कि वो पहले खाता है उसे या बाद में खाता है। अब जदीद टेक्नोलॉजी और साइंस के मुताबिक ये कहा जाता है कि बच्चा जब पैदा होना हो तो उसमें सेल डिवीजन जो है उसको काउंट पहले से ही उसके डीएनए से कर लिया जाता है कि कितने सेल डिवाइड होंगे, उसमें उसकी अमाउंट होती है। क्योंकि एज बढ़ती ही तब है जब जैसे जैसे सेल्स डिवाइड होते चले जाते हैं, तो उनकी सेल डिवीजन को काउंट कर लिया जाता है। कहा जाता है कि ये 80 साल 60 साल अगर नॉर्मल पर्सन भी है तो एक अंदाजे के मुताबिक बता दिया जाता है। आप क्या कहेंगे, हम अपनी लाइफ एक्सपेक्टेंसी को स्लो डाउन कर सकते हैं अगर अपनी खुराक को या मेटाबॉलिज्म को स्लो डाउन करते हैं? मैं प्रोफेसर ऑफ फिजियोलॉजी हूँ और एक एक्टिव आदमी हूँ। दुनिया में कोई रिसर्च अगर मेरे फील्ड में होती है तो 24 आवर्स के बाद वो मेरे व्हाट्सएप पे होती है। अच्छा। आई एम सो मच एंगेज्ड विद माय फील्ड। जहाँ तक आपने बातें की ना 2-3, ये छपती हैं। सदाकत में। लर्नर डॉक्टर्स बैठे हुए हैं। मसलन आपने उमैर से सवाल किया कि जी वो पता चल जाएगा कि इसमें कौन से जीन आ रहे हैं, उसमें कौन से जीन आ रहे हैं। मतलब मैंने आज से 20 साल पहले पढ़ा कि देयर विल कम अ टाइम इन 2010 जबकि आपका जीनोम आपके मैकिन्टॉश पे होगा। वक्त निकल गया, कोई मैकिन्टॉश पे जीनोम नहीं आया। कैरियोटाइपिंग होती है, मानते हैं। अभी तक दुनिया जो है ना, जीन और एलील्स इसकी गहराई में कम से कम अमेरिका और जापानीज और अच्छे सेंटर्स में भी नहीं पहुंची कि हम देख सकें जी सेल डिवाइड होगा और उस पर इतने एलील्स आएंगे फलान। नो, दीज आर ऑल द ड्रीमी थिंग्स। ये ख्वाब की बातें हैं। हमारे सामने जो नजर है, अब छोटी सी बात है, कोरोना की बात ले ले। कोरोना का जितना पॉसिबल ट्रीटमेंट डॉक्टर साहबान हमारे यहाँ हुआ है उतना ही उनके यहाँ हुआ है। क्या किया उन्होंने? बहुत मुश्किल के बाद वैक्सीन बनाई है जो कि अब उन्होंने एक ऐसी प्रिविलेज्ड सोसाइटी को देनी शुरू की है जिनमें से डॉक्टर्स हैं सबसे पहले। यानी दे आर नॉट दैट मच अहेड, वो हमसे कोई इतने अहेड नहीं हैं। बल्कि मुझे अपने एक दोस्त की बात याद आती है, डॉक्टर अब्दुल रज़ाक मुगल साहब कहते हैं, सर अमेरिका का और इंग्लैंड का जो ट्रेंड्स है ट्रीटमेंट का वो हमारे सामने है। हमारे जितने लोग अमेरिका गए सबकी लाशें ही वापस आई हैं। सबकी लाशें वापस आई हैं। मैं ये अर्ज करना चाहता हूं कि ये जो है ना एक ख्वाब की बातें हैं अभी तक। आप कजन मैरिज की बात कहते हैं, कोई ऐसा चार्ट नहीं छपा, कोई ऐसा जीन्स का, कोई ऐसा डीएनए का, कोई ऐसा सिलसिला नहीं हमारे सामने आया। सिकल सेल एनीमिया, थैलासीमिया जैसे डॉक्टर साहबान फरमा रहे हैं, ब्लड के डिसऑर्डर 1-2, दे हैव बीन ट्रेस्ड टू दिस एक्सटेंट ऑफ अ जीन्स। ठीक है, हम इसे अपनी जुबान में म्यूटेशन बोलते हैं। मैंने अर्ज किया ना कि यानी आई एम सच एक्टिव प्रोफेसर कि 24 आवर्स के बाद वो रिसर्च जो है ना वो मेरे व्हाट्सएप में होती है, व्हाट्सएवर इज बीइंग टेकन इन दिस पर्टिकुलर फील्ड। तो ये सब तो वहमाती चीजें हैं, अभी तक वजूद में नहीं आई। लेकिन सर ये मैं यहाँ पे माजूद चाहूंगा, आपको ठोक रहा हूँ, ये जो पेपर पब्लिश होते हैं नेचर के अंदर और दीगर, जी मैं अर्ज करता हूँ, ये पेपर जो हैं इनके अंदर बड़ी बड़ी टेम्परिंग बहुत कुछ होता है। ठीक है, ये हमारे नौजवानों को एक यानी इम्प्रेस करने के लिए वगैरह ना, ये दोनों नौजवान बैठे हैं, दे आर दी मास्टर ऑफ द सब्जेक्ट फील्ड। ठीक है जी, और आपने देखें, आपने रज़ाक मुगल साहब से सुना है सब कुछ, तो ये सब जीन लेवल पे नहीं हुआ, ये मैक्रो लेवल पे हुआ है, जिन्होंने सामने करके दिखाया है। मैं चले गया निपजी, डॉक्टर रज़ाक मुगल साहब उमैर साहब, मैंने एक लेक्चर देना था निपजी, मैंने कहा डीएनए तो दिखाओ। मैंने कहा शो मी द डीएनए। ठीक है, तो जो डीएनए उन्होंने दिखाया
वो मुझे ऐसे लग रहा था जैसे वो पिछले ज़माने में तार घर वाले होते था, तो वो तार करते थे टाइपिंग, दैट माइट बी देयर। यानी इसको टेंजिबल हमारा शक्ल एक बहुत टेंजिबल शक्ल अदारा है, मैं खुद वहां से पढ़ के आया हूं। बेटा मैं अर्ज करना चाहता हूँ टेंजिबल शक्ल में। देखें डीएनए, मेरे दोनों दोस्त बैठे हुए हैं, हमारा तो यानी जन्म जन्म का साथ है डीएनए से, डीएनए से जन्म जन्म का साथ है। लेकिन दोनों डॉक्टर्स मेरे साथ बैठे हैं, अथॉरिटीज हैं, मेरे शागिर्द भी हैं और मेरे काबिल कदर दोस्त भी हैं। अब ये बता दें कि कभी डीएनए देखा है? वी हैव नॉट सीन दीज थिंग्स। ये सारी अभी, हाँ वो निब्जी वाले काम कर रहे हैं, उनकी जो सारी सिलसिले है ना, वो टाइपिंग आती है, उनके इलेक्ट्रोफोरोसिस पे बनते हैं सब कुछ, दैट्स ओके। लेकिन अर्ज करना चाहता हूं कि जो चीजें यूरोप कर रहा है ना, वो टेंजिबल फॉर्म में अभी तक नहीं आई, काबिल महसूस फॉर्म में नहीं आई। काबिल महसूस, वो काबिल महसूस फॉर्म में आ भी नहीं सकती, हम आम आई के साथ उसे डिटेक्ट नहीं कर सकते ना। लेकिन याद रखिए, इन चीजों को देखने के लिए माइक्रोस्कोपिक बल्कि अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक होती है, अल्ट्रा माइक्रोस्कोप चीज होती है। और अल्ट्रा माइक्रोस्कोप तो हमारे फैसलाबाद में मेरा ख्याल शायद एक आध जगह होगी, ठीक है। ये सारी बात हमें जो देखने हैं, हमें देखने ये है कि हम टेंजिबल हालात में हमारा थिंग इज सर, मैं यहाँ पे माजर चाहूंगा, आपकी बात करता हूँ, ये क्लोनिंग का प्रोसेस करते हैं, जीन्स की इंजर्शंस करते हैं, फिर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के साथ कट करते हैं। हम आम आई के साथ उसे विजिबल नहीं कर रहे होते, लेकिन तमाम तक प्रोसेस हो रहा होता है। वो प्रोसेस हो रहा है, इस पर कोई शक नहीं। लेकिन आपने देखना ये है कि उसमें अमूमियत कितनी हुई है। सर बहुत होती है हमारे यहाँ। आप अगर प्लांट के ऊपर बात कर लें, प्लांट्स टू द एक्सटेंट ऑफ प्लांट, यानी ये जो मैक्सी बाग गंदम शुरू हुई थी ना, ठीक है, जमीनाई वायरसेस हैं, बोगोमो वायरसेस हैं, इनके ऊपर बड़ा जबरदस्त काम हुआ। आई मीन के दिस इज टू द एक्सटेंट ऑफ अ प्लांट्स, एनिमल के एक्सटेंट पर तक भी नहीं गई, टू द एक्सटेंट ऑफ प्लांट्स। लेकिन वी आर होपिंग, हम होपिंग कह रहे हैं, होप हमारी क्या है, वी आर वेरी मच, हमें खुशफहमी है जेनेटिक इंजीनियरिंग के बारे में, बट वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड कि जेनेटिक इंजीनियरिंग के बारे में हम उम्मीद की किरण रखते हैं कि शायद वो पॉलीजेनिक लेवल पर जाके मर्ज जो है ना उसकी तशखीस कर पाए। डायबिटीज पे काम हो रहा है, अब मेटाबॉलिक सिंड्रोम पर, हाइपरटेंशन पर। दिस वी कैरी अ बिट होप कि शायद पॉलीजेनिक लेवल पे जाके हमें कुछ अफाका मिले। नैनो टेक्नोलॉजी, हाँ नैनो टेक्नोलॉजी। अदरवाइज स्टिल इट इज ऑल इन इन्फेंसी जहां तक ह्यूमन का तलक। और आपने हशर तो देख लिया कि करोड़ों लोग मर गए हैं, लेकिन बहुत देर के बाद कुछ थोड़ी सी रे ऑफ होप निकली है कि हमें वो जो वैक्सीन है इसकी, और एड्स की वैक्सीन वो भी सर 100% नहीं है एफिशिएंट नहीं है। तो मुराद ये है कि ये साइंटिफिक जो है रिसर्चेज है ना, इसमें शो ऑफ कुछ और होता है, रियलिटी कुछ और होती है। और यूरोपियन कंट्रीज जो है अपनी प्रीडोमिनेंस के लिए पेपर छपते हैं, वो सारे हमें पता है पेपर कैसे। लेकिन हेल्थ सेक्टर के ऊपर सर बड़ा काम हो रहा है, स्पेशली कैंसर और ऐसी दीगर बीमारियों के ऊपर, और बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स एक्सट्रैक्ट किए जा रहे हैं, रिसर्च हो रही है उन पे। जैसे अगर छाती का कैंसर है, एस्ट्रोजन सप्रेशन जो है, छाती का कैंसर देखिए, मैं दोनों मेरे बहुत प्यारे अजीज बैठे जी सर, डिटेल होनी चाहिए, लेकिन हमारे पास जो है वो हमने वी हैव कंकर्ड इट फॉर द लास्ट 20 years। बिल्कुल बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, मरीज है जी। लेकिन सर आज आपके साथ गुफ्तगू बड़ी अच्छी रही, मैं कोशिश करूंगा दोबारा भी आपको शो के अंदर बुलाएं और इस पर डिटेल जो है वो डिस्कशन की जाए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर जफर साहब आज के शो में आने के लिए। डॉक्टर अब्दुल रज़ाक मुगल साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, और डॉक्टर अहमद उमैर ब्रिक साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। आप तीनों का शुक्रिया कि आप शो के अंदर आए और बहुत मुफीद मालूमात आपसे हमें भी मिली, हमारी ऑडियंस को भी मिली। तो नाज़रीन इसी के साथ ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हमारा किचन का सेगमेंट स्टार्ट होगा, सो कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुशामदीद। अगर आप चाहते हैं कि आपकी पर्सनैलिटी बेहतरीन हो तो उसके लिए आपका हेयर स्टाइल भी ज़बरदस्त होना चाहिए। मेरा हेयर स्टाइल प्राइम हेयर क्लब की तरफ से बनाया गया, और अगर आप चाहते हैं कि आप स्टाइलिंग अपनी बेहतरीन करवाएं उसके लिए आपको भी प्राइम हेयर क्लब पे जना कॉलोनी जाना होगा। तो हमारा फेवरेट सेगमेंट किचन स्टार्ट हो चुका है, चलते हैं किचन में और देखते हैं कि आज के हमारे शेफ जो है शेफ यू के क्या बना रहे हैं।
तो अस्सलाम वालेकुम शेफ, कैसे हैं आप? सलाम सर, कैसे हैं आप? ठीक है। मैं बिल्कुल ठीक ठाक जनाब। आज क्या बना रहे हैं? आज फिर फिश की डिश लगता है आज सर आज फिश स्टेक बनेगी मशरूम सॉस में सर। ये इसकी चीजें हैं सर हमारे पास। ठीक है जनाब, तो आज हम फिश स्टेक विद मशरूम सॉस। जी जी जनाब, आज बहुत मजे की और डाइट कॉन्शियस लोगों की डिश जो है वो बनने जा रही है। तो इसे किस तरह से बनाया गया शेफ? सर होटल रेस्टोरेंट में तो ग्रिल होती है, हार्ड प्लेट होती है। हार्ड प्लेट हमारे पास नहीं है, हम इसलिए तवे का इस्तेमाल। तवे का घर में इस्तेमाल तवे का ही हो सकता है, हार्ड प्लेट तो बिल्कुल बिल्कुल। और ग्रिल भी नहीं है, तवे भी अच्छे से बनाया जी जाए। जी, अगर कम हीट होगी तो अच्छे से कुक होगा। मैरिनेशन का हम सारे तरीके बताएंगे, कट लगा के। फिश को पहले मैरिनेट किया जाएगा? जी जी, मैरिनेट करेंगे। मैरिनेशन के लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए? मैरिनेट हमारे पास मस्टर्ड सॉस है सर। ठीक है। ये मेरा एक करी स्पून है इसमें। ठीक है, मैरिनेशन की बना के दिखा देती हूँ। ठीक है, एक करी स्पून हमारे पास मस्टर्ड सॉस। जी जी, बाद ये ओरिगेनो सर 1 चम्मच। ये मेरा फेवरेट है वैसे। और ये साल्ट का 1 चम्मच सर। सॉल्ट, ओके। ये क्रश चिली के 2 चम्मच लगाएंगे। ओके, क्रश चिली। ये व्हाइट पेपर है, व्हाइट पेपर 1 चम्मच लगाएंगे भर के। व्हाइट पेपर 1 स्पून जी। और देन इसे मिक्स करेंगे। जी जी, आफ्टर दैट हम मैरिनेट करेंगे सॉस के साथ इसे। ये हमारे मैरिनेशन मशरूम सॉस भी तो हम अलग से बनाएंगे ना? ये मशरूम सॉस और ब्लैक गोल्ड भी सॉस में जाएंगे। ठीक है। इसमें फ्रेश क्रीम हमारे पास है, उसमें हम बनाएंगे सर मशरूम सॉस। उसे फ्रेश क्रीम में बनाया जी। स्टेक जब तैयार हो जाएगी ना मशरूम सॉस, उसके बाद तैयार करेंगे ताकि स्टेक के ताकि ऊपर डाली जाए अच्छे तरीके से। ठीक ठीक तैयार की जाए। तो जनाब मैरिनेट किया जाए जी फिश को जैसा कि नाज़रीन अब आप देखेंगे जो पेस्ट हमने तैयार की है इसके साथ मैरिनेट किया जाएगा। और जितना, क्योंकि स्टेक इसका जब बनाना होता है जी जी, तो मीट लोफ्स हम कर लेते हैं। और मीट लोफ्स जो है वो हम आप देख सकते हैं कि बना रहे हैं स्टेक के, और इनको अब जो है वो मैरिनेट किया जाएगा। लेकिन उससे पहले आपने ये देखना है कि आप जो मछली का पल्ला इस्तेमाल कर रहे हैं वो भी बेहतरीन होना चाहिए जी जी, ताकि उसका स्टेक अच्छे से बन सके। जैसे कि आप देख सकते हैं कि कॉर्नर्स को हमारे जो शेफ हैं उनकी तरफ से उड़ाया जा रहा है। तो एक स्टेक जो होता है एक परफेक्ट मीट लोफ होता है। जी जी, तो उसके लिए आपको इसकी कटिंग्स जो हैं वो लाजमी करनी पड़ेंगी। तो आगे बढ़ते हैं जनाब, अब मैरिनेशन इसकी की जाएगी। मैरिनेशन सर आप हमारी रेडी है, इसको हल्का करके टक लगाएंगे ताकि मैरिनेशन जज़ब हो जाए, ताकि हो इसका टेस्ट जो है जी जी कुक होते हुए सर इसके यानी कि अंदर हीट मुकम्मल जाए ताकि अंदर से कच्ची ना हो जाए और टेस्ट भी इसका अच्छा। जी जी, ये कट लगाने का मकसद ये है एक तो मैरिनेशन ही के अंदर जज़ब हो जाएगी, दूसरी बात ये है सर इसमें कुकिंग अच्छी तरह हो जाएगी ताकि हमारे पास ग्रिल मौजूद नहीं है, हम हार्ड प्लेट पे करेंगे चूल्हे ये पैन के ऊपर ताकि अच्छी तरह कुक हो जाए, अंदर से कच्ची ना हो। कच्ची ना हो। बात होता है कि तवे के ऊपर जब आप कुक कर रहे होते हैं ये देखिए सर मैंने कट लगाया ताकि एक तो मैरिनेशन के अंदर जज़ब हो जाए, ताकि हम जब तवे पर लगाएंगे ऐसे ऊपर से दबाव डालेंगे ना तो ये जो कट है ना ये जो कट है इनके अंदर से खुल जाएंगे। बिल्कुल ठीक है। तो कट लगाने ये पहले उस तरफ लगाए फिर इस तरफ मैंने लगाए। ठीक हो गया जनाब। मैरिनेशन अब की जाएगी, जैसे कि आप देख सकते हैं इसे अच्छे से इसके अंदर जो है वो मैरिनेट किया जाएगा और पेस्ट जो है इसके ऊपर मला जाएगा। फिर जो कट्स लगाए हैं उसके अंदर भी इसे अच्छे से लगाया जाएगा ताकि मैरिनेशन पेस्ट जो है अच्छे से रच बस जाए इसके अंदर। उतनी देर में अच्छा ये हमारी मैरिनेशन तैयार होगी ताकि ये कट के अंदर भी जज़ब होगी। इसको हल्का सा ऑयल लगाएंगे पैन। ऑयल कौन सा लगाएंगे? गोल्डन कुकिंग ऑयल लगाएंगे जनाब। गोल्डन कुकिंग ऑयल के अंदर आज तैयार किया जाएगा इसे। गोल्डन कुकिंग ऑयल बनाने वालों का ये कहना है कि इसे हिफ्ज़ान सेहत के असूलों के आइन मुताबिक कुदरती अज्जा के साथ तैयार किया जाता है ताकि आपके खानों की लज्जत को चार चांद लगाया जा सके। और इसके साथ साथ इसके अंदर विटामिन का ब्लेंड भी मौजूद होता है। विटामिन ए, विटामिन डी और विटामिन ई मौजूद है और डबल ऑटोमेटिक प्लांट पे ज़बरदस्त तरीके से इसे तैयार किया जाता है। और अगर आप बाजार जाएं तो सबसे पहले आपकी चॉइस गोल्डन कुकिंग ऑयल और गोल्डन घी होना चाहिए क्योंकि ये आपके खानों की लज्जत को चार चांद लगा देगा। तो आगे बढ़ते हैं। ये इसकी सॉस सर हमारे पास फ्रेश क्रीम है सर, हम उसमें ये टेस्ट लगाएंगे 1 चम्मच। ठीक है। और अभी जो ये इसको मैरिनेशन ये इसको थोड़ा सा जज़ब होने जाए, उसके बाद इसको निकाल के इसके अंदर यानी कि डिप किया जाएगा। और तवे को अभी स्टार्ट कर दिया जाए। जैसे कि आप देख रहे हैं कि तवे की आग जो है उसे जला दिया गया है ताकि तवा थोड़ा गर्म हो जाए। और इसके ऊपर हम थोड़ा सा ऑयल बाद में पोर करेंगे और पोर करने के बाद जब ऑयल गर्म हो जाएगा फिर मैरिनेटेड फिश जो है इसे अच्छे से हम पकाएंगे इसके ऊपर ताकि हमारी आज की डिश जो है वो मुकम्मल हो जाए। लेकिन जब इसको इसके ऊपर पका रहे होंगे दूसरी जानब हम उतनी देर जो मशरूम सॉस है उसे तैयार करेंगे, मशरूम एंड ऑलिव सॉस। हाँ जी जी। और उसके लिए क्या रेसिपी होगी वो भी हमारे पास फ्रेश क्रीम है सर 350
वेट है इसका। हमारे पास व्हाइट पेपर का 1 चम्मच होगा, क्रश चिल्ली का 1 चम्मच होगा, साल्ट का ½ टीस्पून लगाएंगे। ऑलरेडी हमने साल्ट मस्टर्ड सॉस में ऐड किया 1 चम्मच। इसमें मस्टर्ड सॉस में सॉल्ट होता है, यानी कि सॉल्टी भी होती है थोड़ी बहुत ही, इसलिए ज्यादा नहीं सॉल्ट लगाएं, सिर्फ ½ टीस्पून लगाएंगे। और ऑरिगेनो जो हम सॉस बिल्कुल तैयार करेंगे, अगर पहले डालेंगे ना सर वो सॉस के अंदर पक पक के ना कुक हो के ये कड़वापन देगी। हम हल्का सा ऊपर टच देंगे सिर्फ फ्लेवर के लिए सर ऑरिगेनो का। ठीक है जनाब, तो मैं चाहता हूँ आप डिश को अभी रेडी करें। उतनी देर हमारे जो आज के गेस्ट हैं मैं उस तरफ चलता हूँ और उनके साथ गुफ्तगू करेंगे। जनाब, प्लास्टिक एसोसिएशन को आजकल काफी सारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं हमारी गवर्नमेंट से, क्योंकि प्लास्टिक बैग्स स्पेशली अगर मैं उनकी बात करूँ, वो जो बनाते हैं उनकी तरफ से जो इंडस्ट्री है वो काफ़ी बहरान का शिकार है। वो बहरान का शिकार क्यों है? क्योंकि ये कहा जाता है कि प्लास्टिक बैग्स जो है वो माशरे में आलूदगी फैला रहे हैं, डिग्रेडेबल नहीं है और उनकी वजह से दिन ब दिन वेस्ट हमारे माशरे में बढ़ता चला जा रहा है। गवर्नमेंट ने इसके ऊपर एक्शन लिया और पॉलीथीन बैग्स जो कंपनीज बनाती थी, जितने भी शहरें बनाते थे, वहाँ पे छापे भी मारे जा रहे हैं, फैक्ट्रीज को भी क्लोज किया जा रहा था, उसके ऊपर एहतजाज भी हुए बहुत सारे। और यही नहीं, हमारे यहाँ और भी बहुत सारे प्लास्टिक के इश्यूज हैं और भी बहुत सारे मसाइल हैं। अब वो मसाइल कौन से होंगे, बारी बारी सबके ऊपर डिस्कशन करेंगे। इसी के ऊपर आज हमने गुफ्तगू करने के लिए दावत दे रखी है। राना अब्रार हमारे साथ मौजूद होंगे, जो कि चेयरमैन है फैसलाबाद प्लास्टिक एसोसिएशन के। तो वेलकम करते हैं जनाब आपको शो के अंदर। पहले तो सबसे दरीना मसला जो आपका पॉलीथीन बैग्स के हवाले से चला आ रहा है, मैं चाहता हूं आप बताएं कि आखिर इसे बंद क्यों किया गया? क्योंकि गवर्नमेंट का ये कहना था ये डिग्रेड नहीं होते और सम टाइम आप जब उन शॉपर्स के अंदर प्लास्टिक बैग्स के अंदर एडिबल फूड जो है वो लेके जाते हैं, उससे कैंसरस भी डिजीजेस पैदा होती हैं बॉडी के अंदर। कितनी सदाकत है इसमें और अल्टरनेट क्या लेंगे आप अगर इसको मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया जाता है? जी बहुत शुक्रिया हनान। पहली बात तो ये है कि मैं ये समझता हूँ कि हमारे मुल्क के अंदर जो सोल्यूशन मैपर्स हैं वो एक लीनियर वन वे सोल्यूशन की तरफ मूव कर रहे हैं। वो सिर्फ ये देख रहे हैं कि प्लास्टिक शॉपिंग बैग, मैं कहता हूँ कि प्लास्टिक शॉपिंग बैग आप अकेला इसको वन वे सोल्यूशन ना देखें, इसको मल्टी वे सोल्यूशंस की तरफ जाएं। इसको आप रिसाइकलिंग प्रोसेस में भी लेके जा सकते हैं। दुनिया के अंदर सिर्फ यही नहीं है, प्लास्टिक बहुत सारी जगहों पे बैन किया गया, लेकिन प्लास्टिक बैन करना इसका हल नहीं है। अगर आप प्लास्टिक बैन करना चाहते हैं तो आप अपनी इंडस्ट्री को एक सोल्यूशन प्रोवाइडर भी हों, कि आप अपनी इंडस्ट्री को एक सोल्यूशन दें कि आप अपनी इंडस्ट्री को अपग्रेड कर सकें विद द पैसेज ऑफ टाइम। आप एक टाइम पीरियड डिफाइन करें, अनसर्टिनिटी क्रिएट ना करें, क्योंकि आपकी प्लास्टिक इंडस्ट्री जो है वो अकेली प्लास्टिक शॉपिंग बैग से रिलेटेड नहीं होती। उससे डिफरेंट और भी जो हैं डिपार्टमेंट्स होते हैं जो उसके साथ एंगेज होते हैं। लाइक कौन कौन से डिपार्टमेंट्स होते हैं? मतलब मैं प्लास्टिक को अगर डिफाइन करना चाहूँ तो प्लास्टिक आप यूँ समझ लें कि बिल्डिंग, कंस्ट्रक्शंस, आपकी ऑटोमोबाइल्स, आपकी हाउस होल्ड आइटम्स, एक पेन से लेकर स्पेस शिप तक के अंदर प्लास्टिक इन्वॉल्व है। मतलब इतनी वास्ट फील्ड है कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। आपके इर्द गिर्द इतना ज्यादा प्लास्टिक बिखरा हुआ है कि अराउंड अबाउट 70 to 80% आप प्लास्टिक से घिरे हुए होते हैं। तो प्लास्टिक के डिफरेंट शोबा जाते हैं, ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। आप इसके लिए प्रॉपर एक वे आउट निकालें। फिर हमारा मसला ये है कि हमारी जितनी रॉ मटेरियल है वो सारा इंपोर्ट होता है। हमारी जो इस वक्त पाकिस्तान की इंपोर्ट है वो 2 बिलियन के करीब तो है इंपोर्ट है पाकिस्तान की प्लास्टिक रॉ मटेरियल, सिर्फ और सिर्फ प्लास्टिक की, सिर्फ और सिर्फ प्लास्टिक की। और इसके अगेंस्ट आपकी एक्सपोर्ट कोई नहीं है, क्योंकि आपने एक्सपोर्ट को फैसिलिटेट नहीं किया। मतलब वो सारा कंज्यूम इनसाइड पाकिस्तान। आपका ट्रेड डेफिसिट उससे भी बढ़ता है ना। आपका ट्रेड डेफिसिट इसलिए भी बढ़ता है, नॉर्मली होता यह है कि ये आप करते ये हैं कि आप अपनी एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को एक रिलीफ देते हैं, आप अपनी इंपोर्ट के ऊपर ड्यूटी स्ट्रक्चर कम करके, ताकि हम कंपैरेटिवली दुनिया के अंदर compete कर सकें। लेकिन यहाँ पे ये देखने को मिलता है कि पॉलीथीन बैग्स वाले अगर एहतजाज कर रहे हैं तो गवर्नमेंट के नुमाइंदे कोई प्लास्टिक चेयर बनाने वाले या लैंप्स बनाने वाले या इस तरह की दीगर चीज़ों बनाने वाली फैक्ट्रियों के ऊपर छापा नहीं मार रहे। वो सिर्फ और सिर्फ उनका कंसर्न है तो वो बैग्स के हवाले से, लेकिन उसके ऊपर भी लोग एहतजाज करते नजर आते हैं। एथिकली अगर देखा जाए तो ये काम तो ठीक है, ये कैंसर का भी काज कर सकता है और इसके साथ साथ डिग्रेडेबल भी नहीं है, रिसाइकलिंग इसकी उस तरह से नहीं हो पाती। इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? नहीं, आपकी बात इस हवाले से ठीक है। देखें, हम कुछ कंट्रीज का मॉडल जो है उसको कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं ये चाहता हूं कि हम इसको प्रॉपरली तरीके से मैनेज करें। मैनेज ये होना चाहिए कि गवर्नमेंट की तरफ से एक टेंटेटिव जो है वो डेडलाइन दी जाए हमारी इंडस्ट्री को कि आइदर वी कैन गो फॉर अपग्रेडेशन या हम इसको चेंज पे ले जाएं।
बजाय इसके होता यह है कि एक अनसर्टेनिटी जो है वो क्रिएट कर दी जाती है। किसी जगह पे किसी का मटेरियल पड़ा हुआ है, कोई शॉपकीपर के पास है या कोई इंडस्ट्री रजिस्टर है, उसके अंदर जाके एकदम से उसको जो है वो छापा मारा जाता है, उसको हरासमेंट दी जाती है। ये नहीं होना चाहिए। आप उसके अगेंस्ट जो है उसको एक फैसिलिटेट करें, आप उसकी इंडस्ट्री को फैसिलिटेशन ऑफर दें, आप उसके लिए कोई ऐसी इन्वायरमेंट पैदा करें, बैंकिंग सेक्टर को साथ मिलाएं, उसको कोई लोन्स ऑफर करें कि आप अपनी इंडस्ट्री को अपग्रेड कर लें। अच्छा, इसको कैसे अपग्रेड किया जा सकता है? ये सपोज पॉलिथीन वाले अगर इनकी फैक्ट्रीज को बंद कर दिया जाता है, तो आप क्योंकि एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं, आप काफी मामला को समझते होंगे, ये डाइवर्ट करना चाहे तो किधर करेंगे? देखिए, बायोडिग्रेडेबल भी प्लास्टिक ही है। मशीनरी ऑलमोस्ट कोई थोड़ा बहुत फर्क के साथ सेम होती है। आपको सिर्फ उसकी प्लास्टिक के अंदर जो है रॉ मटेरियल के अंदर कुछ चेंजेस लानी पड़ेंगी, कुछ मटेरियल मैकेनिकली चेंजेस आप लेके आने पड़ेंगे, आपकी वही प्रोडक्ट जो है वो बायोडिग्रेडेबल पे शिफ्ट हो जाती है। लेकिन होता यह है कि हमारा इंडस्ट्रियलिस्ट चूंकि पिसा हुआ इंडस्ट्रियलिस्ट है, उसके पास कोई इनकम सपोर्ट नहीं है। गवर्नमेंट अगर कोई इनकम सपोर्ट फैसिलिटेट प्रोग्राम उसके साथ एसोसिएट कर देती है, वो कुछ कम परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर, तो हमारा इंडस्ट्रियलिस्ट जो है वो उसको अपग्रेड कर लेगा। तो इसका एक जामिया प्रोग्राम होना चाहिए। अच्छा, हमारे यहाँ एक और भी अलमिया है, वो ये कि रिसाइकल नहीं किया जाता प्लास्टिक को। नया इंपोर्ट कर रहे हैं लेकिन पुराने को रिसाइकल नहीं कर रहे। मेरा ख्याल है ये एक बड़ी डंप साइट बन जाएगी एक वक्त में आने के। मैं आपको बताता हूं कि जी 3.3 मिलियन टन्स ऑफ प्लास्टिक जो है पर ईयरली डंप होता है पाकिस्तान में। और इसको आप अंदाजा करें कि ये इतना ज्यादा, अगर हम इसको टुगेदर इकट्ठा कर लें किसी जगह के ऊपर, तो 1650 किलोमीटर ऑलमोस्ट आप कह लें कि 2 K2 के पहाड़ हैं। जो आप 2 K2 के पहाड़ बन जाएंगे उस प्लास्टिक से, जो सिर्फ डंप हो रहा है आपके अंदर हर साल। ये कहां जा रहा है? ये डंप हो रहा है आपके अंदर। आप उसके, आपके पास कोई प्लानिंग ऐसी नहीं है कि आप उसको रिसाइकलिंग पे लेके आए। दुनिया के अंदर रिसाइकल प्लास्टिक जो है वो एक्सपोर्ट होता है। हमारे यहाँ कोई ऐसा स्ट्रक्चर अभी तक वे आउट हमने नहीं निकाला हुआ कि हम प्लास्टिक को एक्सपोर्ट कर सकें। हमारे यहाँ पिछले दिनों एक इंजीनियर भी हमारे शो के अंदर आए थे, उन्होंने बताया था कि प्लास्टिक को अब रोड्स बनाने के लिए, रोड्स को कंस्ट्रक्ट करने के लिए उसका रॉ मटेरियल हम लुक के साथ वो जो है वो मिक्सअप करने के बाद रोड्स जो है वो तामीर करने के जा रहे हैं। उससे क्या होगा कि इसकी ड्यूरेबिलिटी ज्यादा बढ़ जाएगी, रोड्स की जो एज है वो ज्यादा बढ़ जाएगी, उनकी परफॉर्मेंस बेहतर होगी, रोड पे ग्रिप टायर की ज्यादा होगी। हम इन चीजों की तरफ नहीं आ रहे, हमारे जेब में बस वही अटका है, बैग और बर्तन जो है वो प्लास्टिक के होने चाहिए या कुर्सी प्लास्टिक के होने चाहिए। और भी बहुत सारे, अगर बिल्डिंग मटेरियल्स में अगर इसे यूज करें, दीवारों के अंदर अगर इसे यूज किया जाता है तो वो भी काफी फायदेमंद साबित हो सकता है। अनान, मैं आपको बता रहा हूं कि मल्टीपल वेज है। जब आप प्लास्टिक जो है वो एक तो रिसाइकल आप उसको कर सकते हैं, फिर आप उसको रीमोडिफाई कर सकते हैं, आप उसको एक और शेप दे सकते हैं। आप लाइक जैसे आपने बात की, आप रोड के अंदर, रोड की कंस्ट्रक्शंस के अंदर इन्वॉल्व कर सकते हैं, आप बिल्डिंग कंस्ट्रक्शंस के अंदर उसको इन्वॉल्व कर सकते हैं। आप उसको लाइक पेट बॉटल्स हैं, हमारा बेवरेज का बहुत सारा मटेरियल जो है वो प्लास्टिक का होता है और वो डंप हो जाता है आपके यहाँ पे। उसको रिसाइकल जब आप कर लेते हैं तो उससे पॉलिएस्टर मैनमेड फाइबर बनता है। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि हमारी प्लास्टिक इंडस्ट्री वो वाहिद इंडस्ट्री है जिसने कोविड में भी सर्व किया है। आपकी टोटल इंडस्ट्री पाकिस्तान के अंदर बंद हो चुकी थी कोविड के अंदर, लेकिन प्लास्टिक इंडस्ट्री जो है वो आपकी चल रही थी। प्लास्टिक इंडस्ट्री के अंदर आप सैनिटाइजर के लिए बॉटल्स बना रहे थे, आप मास्क बना रहे थे, प्लास्टिक इंडस्ट्री आप किट्स बना रहे थे जो आपकी सर्जिकल किट्स होती हैं कोविड को बचने के लिए। ये सारी चीजें प्लास्टिक से बन रही थी और प्लास्टिक इंडस्ट्री जो है वो फ्लोरिश हो रही थी और आपका प्लास्टिक ही रहा है। आपकी ये इंडस्ट्री सेकंड लार्जेस्ट इंडस्ट्री है टेक्सटाइल के बाद। अच्छा, और ये इतना रेवेन्यू जनरेट करके दे सकती है, यू कैंट इमेजिन। बस हमें जरूरत है तो इसे अपग्रेड करने की और पॉसिबल वेज हमें ढूंढनी है जिसके अंदर इसे यूटिलाइज किया जा सकता है। और रिसर्च बहुत कम है इसके ऊपर, ये क्या कहेंगे? हमारे पास ऐसा कोई रिसर्च इंस्टीट्यूट इस वक्त पाकिस्तान में नहीं है जो प्लास्टिक इंडस्ट्री के लिए नए इरा या नई इनोवेशन लेके आ सके। हमारे पास कोई स्पेसिफिक लैब नहीं है प्लास्टिक को टेस्टिफाई करने के लिए। हमारे पास स्किल्ड लेबर नहीं है, कोई इंस्टीट्यूशन ऐसा नहीं है जो प्लास्टिक इंडस्ट्री के लिए जो है वो स्किल्ड लेबर प्रोड्यूस कर रहा हो। एक्चुअली हो ये रहा है कि हमारे जो, मैंने पहले बात की, जो हमारे स्ट्रेटेजिक मैपर्स हैं या सोल्यूशन मैपर्स हैं, उनकी एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं है इस हवाले से। इसी मुल्क के लिए एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग जो अभी हमारी गवर्नमेंट का भी इनिशिएटिव है कि वो लॉन्ग टर्म प्लानिंग की तरफ मूव कर रहे हैं
तो लॉन्ग टर्म प्लानिंग के हम लेके आए कि हमने 2030 के अंदर क्या करना है, हमने 2040 के अंदर क्या करना है, हमारी प्लास्टिक के अगेंस्ट जो है वो स्ट्रेटजीज क्या होंगी, उसको फिर हम अपनी इंडस्ट्रीज को दें ताकि हमारा इंडस्ट्रियलिस्ट उस रोड मैप को फॉलो करके अपनी इंडस्ट्री को फ्लोरिश कर सके। ये जाए कि ये हो कि हम सी पैक का हिस्सा बनने जा रहे हैं, सी पैक के अंदर आपके यहाँ इंडस्ट्री आएगी, चाइना से इंडस्ट्री यहाँ पे शिफ्ट होगी, यहाँ पे आप कोलैबोरेशन से इंडस्ट्री लगाएंगे और आपके पास कोई प्रॉपर रोड मैप नहीं होगा। अच्छा, सिर्फ और सिर्फ फैसलाबाद की अगर बात की जाए तो पॉलीथीन बैग्स की इंडस्ट्री के साथ कितने लोग मुंसलिक थे? देखिए, फैसलाबाद की पर्टिकुलर हम बात करें तो हजारों नहीं लाखों की तादाद में लोग मुंसलिक हैं। लाखों लोग इस रोजगार से मुंसलिक। देखिए, इसमें एक शोबा इन्वॉल्व नहीं है। मैं आपको यही तो समझाना चाह रहा हूं कि इसमें एक शोबा, ये मल्टी वे इंटरकनेक्टेड इंडस्ट्री है। ठीक है, इसमें मैन्युफैक्चरर अलग है, शॉपकीपर अलग है, डिस्ट्रीब्यूटर अलग है, और फिर ये है कि आपके जो अगर हम पंजाब की बात करते हैं तो पंजाब के अंदर 3 से 4 शहर हैं जिसके अंदर आपकी इंडस्ट्री जो है वो मेनली लगी हुई है, जिसमें फैसलाबाद है, लाहौर है, गुजरांवाला है, वजीराबाद है। तो यही 4 शहर, या सियालकोट है, यही 4 शहरों पे आपकी इंडस्ट्री है और पूरे पंजाब को कवर कर रही है। ना सिर्फ पंजाब को, केपी के आपका जो है बलोचिस्तान, इन सबको ये सर्विंग कर रही है। कराची में चलें, आप कह सकते हैं कि इंडस्ट्री मौजूद है, वो सिंध को सर्विंग कर रही है, लेकिन पंजाब की इंडस्ट्री तो इन 4 शहरों से चलती है और बाकी रेवेन्यू भी सबसे ज्यादा यहीं से जनरेट किया जा रहा है। जैसी और अगर बात करें इन तमाम लोगों की जो कि पॉलिथीन बैग की इंडस्ट्री के साथ मुंसलिक है, कितनी फैक्ट्रीज बंद हो चुकी हैं और अभी भी कुछ जारी हैं, कुछ छुप छुपा के, आगे फ्यूचर क्या दिख रहा है इनका? देखिए, फ्यूचर तो अभी कोई डार्क फ्यूचर है। डार्क ये है कि जैसे मैंने पहले बताया कि उनके पास कोई ऐसी फैसिलिटेशन ऑफर गवर्नमेंट की तरफ से मौजूद नहीं है कि वो अपनी इंडस्ट्री को रीग्रोथ में लेके जा सके। तो अल्टीमेटली जब ये होगा कि प्लास्टिक बैन हो जाएगा, कोई हम सोल्यूशन उनको प्रोवाइड नहीं करेंगे, तो उनको इंडस्ट्री बंद करनी पड़ेगी। इंडस्ट्री जब बंद करेंगे तो आपकी जो लेबर है वो बेरोजगार होगी, इंडस्ट्रियलिस्ट कोई अदर ऑप्शन ढूंढेगा, कोई और सोल्यूशन पे जाएगा। हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट इस हवाले से हम गवर्नमेंट को FCCI चैम्बर में भी आवाज़ उठा रहे हैं। हम उन्हें ये कह रहे हैं कि एक टाइम लाइन जो है वो आप डिफाइन करें, हमारे साथ बैठे, हम आपको बताते हैं हमारे ये मसाइल हैं। एक्चुअली ये हो क्या रहा है कि जो मसाइल के हल करने वाले लोग हैं वो इंडस्ट्री से रिलेटेड नहीं है, उनको इस इंडस्ट्री का पता ही नहीं। होना ये चाहिए कि आपकी टीम के अंदर वो लोग होने चाहिए जिनको इस इंडस्ट्री के मसाइल का अदराक है, वो आपको बताएं कि जनाब ये मसला है, इसका ये सोल्यूशन है। हम उनको सोल्यूशन भी देते हैं साथ कि जनाब आप हमें फैसिलिटेशन दे, यही इंडस्ट्री हम जो है वो उस पर नॉन वोवन पे शिफ्ट कर देंगे, हम इसको बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक पे शिफ्ट कर देंगे। चलें जी, इसके ऊपर मजीद गुफ्तगू करेंगे, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद। जी, ब्रेक का वक्त हो गया है, तो नाज़रीन एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिए। प्लास्टिक के हवाले से मजीद गुफ्तगू करेंगे। इब्राज, ये बताइएगा कि जब इंपोर्ट किया जाता है, इतनी बड़ी अमाउंट आप बता रहे हैं, बिलियंस ऑफ रुपीस पे किए जाते हैं, टैक्स रिलीफ कितना मिलता है इसके ऊपर और टैक्स कितना पड़ता है, उसकी वजह से क्या मुश्किलात हैं, गवर्नमेंट की किस तरह की सपोर्ट चाहिए आपको? देखिए, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि हनान हमारा टोटल रॉ मटेरियल जो है वो इंपोर्ट किया जाता है। जो रॉ मटेरियल हम इंपोर्ट करते हैं उस पर हमारा ड्यूटी स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा है। उससे ये होता है कि हम आलमी मार्केट को एक्सपोर्ट के हवाले से कम्पीट नहीं कर पाते। हो ये रहा है कि हमारी नॉर्मली पूरी दुनिया में ये होता है कि जैसे चाइना की एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा है, उसकी प्रोडक्ट, प्लास्टिक प्रोडक्ट आप देखें तो ऑल ओवर द वर्ल्ड वो एक्सपोर्ट कर रहा है। अब वो कैटर कैसे करता है, उसकी जितनी इंपोर्ट है वो इंपोर्ट ना सिर्फ उसकी डोमेस्टिक नीड को पूरी करती है बल्कि उसकी एक्सपोर्ट, उसका ट्रेड डेफिसिट कम कर देती है। हमारा अनफॉर्चुनेटली प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि हमारा रॉ मटेरियल इंपोर्ट तो हो रहा है लेकिन हमारी प्लास्टिक प्रोडक्ट एक्सपोर्ट जो है वो बहुत कम है। मैं आपको जैसे मैं बता रहा था कि $2 बिलियन की हमारी इंपोर्ट है पाकिस्तान के अंदर और तकरीबन आप कह लें कि $300 मिलियन की हमारी एक्सपोर्ट है। तो ये एक ह्यूज ट्रेड डेफिसिट है। अगर आपने इस ट्रेड डेफिसिट को ख़त्म करना है तो अल्टीमेटली आपको फैसिलिटेट करना पड़ेगा इंपोर्ट के हवाले से, ताकि हमारी जो फिनिश प्रोडक्ट्स बने उसको हम compete कर सकें इंटरनेशनल लेवल के ऊपर। आपके यहाँ इंडस्ट्री के अंदर पोटेंशियल मौजूद है, आप यहाँ ऑटोमोबाइल्स के अंदर प्लास्टिक पार्ट्स बना सकते हैं, आप यहाँ टॉयज बना सकते हैं, आप हाउस होल्ड आइटम्स जो हैं वो बाहर सेल आउट कर सकते हैं,
आप प्लास्टिक इंडस्ट्री, अभी तक आपके पास बहुत सी ऐसी प्लास्टिक इंडस्ट्री के यू मीन टू से कि वैल्यू एडिशन नहीं की जा रही? वैल्यू एडिशन नहीं, आप सिंपली से यू कैन से कि वैल्यू एडिशन नहीं है। हमारे पास वैल्यू एडिशन सिटी तो है, लेकिन अभी अब तक हमारी प्रोडक्ट्स में वैल्यू एडिशन नहीं है। अब फर्स्ट टाइम वी आर गोइंग फॉर प्लास्टिक सिटी इन वैल्यू एडिशन सिटी। मतलब CPEC का जो हमारा अल्लामा इकबाल है, हम उसमें प्रोग्राम कर रहे हैं अपनी यानी फेडमिक और अल्लामा इकबाल के अंदर आप एक इंडस्ट्री लॉन्च करने जा रहे हैं इस हवाले से? हम एक, हमारा एक एसोसिएशन का एक मोटो है कि हम एक प्लास्टिक सिटी के नाम से, जहाँ पे सिर्फ प्लास्टिक रेलिवेंट इंडस्ट्री हो, हम उसके अंदर अल्लामा इकबाल के अंदर उसको लॉन्च करें। उसके लिए हम अपने लोगों को, हम इंडस्ट्री ओनर्स जो हैं उनको इनकरेज कर रहे हैं। इसके लिए हमें गवर्नमेंट से भी सपोर्ट चाहिए होगी कि वो हमें एक स्पेशल पैकेज दें ताकि आपकी प्लास्टिक इंडस्ट्री, दिस इज लार्जेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री इन पाकिस्तान, जहाँ पे आप टेक्सटाइल सेक्टर जो 6 यूनिट्स है आप उनको रिवाइवल दे रहे थे, तो उधर उसकी अदर साइड पे आपकी प्लास्टिक इंडस्ट्री जो है वो फ्लोरिश हो रही थी। बहुत सारी चीज़ों में प्लास्टिक यूज होता है। आपके बॉक्सेस, टिफिन बॉक्सेस हैं, आपके बच्चों के जितने भी खिलौने हैं, बच्चों की साइकिल, बच्चों की गाड़ियाँ, फिर इसके बाद अगर बात कर ली जाए जो नलकियाँ वगैरह, चेयर्स बनाई जाती हैं उनके ऊपर प्लास्टिक, हेयर कैचर्स वगैरह जो बनाए जाते हैं उनके ऊपर प्लास्टिक यूज होता है। ये बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि ये एक पार्ट है, छोटा सा पॉलिथीन बैग जो है। इंडस्ट्री मेन तो कुछ और है, उसके ऊपर फोकस करना चाहिए, लेकिन ये अभी भी गवर्नमेंट की नज़रों से ओझल है। क्या कहेंगे आप? बिल्कुल ऐसे गवर्नमेंट की नज़रों से ओझल है। हमारे पास इस इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारा पोटेंशियल मौजूद है। हम अभी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स के अंदर नहीं आ पाए। हमारी जो इंडस्ट्री है इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स के हवाले से, जितने सर हम देखें कि हम कर क्या रहे हैं कि हमारी जितने इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स हैं, लाइक छोटे इक्विपमेंट्स की मैं बात करता हूँ, आपके मोबाइल फ़ोन्स हैं। मोबाइल फ़ोन की इंडस्ट्री पाकिस्तान के अंदर नहीं है, ठीक है, और आपकी इकानमी को बूस्ट दे सकती है। इनकी एसेसरीज, फिर इनकी एसेसरीज हैं, लैपटॉप्स हैं, आपके ये सारी इंडस्ट्रीज हैं। अगर IBM चाइना के अंदर यूनिट लगा सकता है तो इस वक्त चाइना की लेबर जो है महंगी है। पाकिस्तान इज अ सुटेबल प्लेस फॉर दिस, कि आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट यहाँ पे लग जाएंगे। सिर्फ हमने करना क्या है, हमें एक स्किल्ड लेबर प्रोड्यूस करनी है, एक ऐसी जनरेशन पैदा करनी है जो स्किल्ड हो, और पूरी इसको हमें फैसिलिटेट करना है गवर्नमेंट सेक्टर के ऊपर आके कि आप एक इंडस्ट्रियलिस्ट आए, वो अपना पैसा लगाए और वो उसको ये पता हो कि इसके अंदर अनसर्टिनिटी नहीं होगी। ऐसा ना हो कि हम आज पैसा लगा दें और कल को जो है वो उसके ऊपर एक अलहदा से पॉलिसी आए और वो इंडस्ट्रियलिस्ट जो है वो डर के मारे जो है भाग जाए। हमें एक ऐसा एनवायरनमेंट देना होगा जिसके अंदर आप अपने इंडस्ट्रियलिस्ट को ये इंश्योर करेंगे कि आपकी इंडस्ट्री लगेगी, आप पैसा लगाएंगे तो आपको कोई फियर नहीं है। आपको FBR का फियर नहीं होना चाहिए, आपको टैक्सेशन डिपार्टमेंट का कोई डर नहीं होना चाहिए। आपको ये प्रॉपर होना चाहिए कि हम अगर इंडस्ट्री लगा रहे हैं तो इससे जो पैसा कमाएंगे उससे आप टैक्स भी दें। आप उनको एक टैक्स है, एक ऐसा सिस्टम बना के दें कि जिसके अंदर वो फियर फैक्टर के अंदर ना हो, बल्कि उनके अंदर एनकरेजमेंट आए। आप उनको रोल मॉडल बनाएं। अगर आप इंडस्ट्रियलिस्ट को रोल मॉडल बनाएंगे, जो आपका सबसे ज़्यादा टैक्स पेयर है, वो अगर किसी डिपार्टमेंट के अंदर जाता है, आप उसको वैल्यू देंगे वहाँ पे, तो अल्टीमेटली सारे टैक्स देंगे। होता क्या है कि यहाँ पे जो टैक्स, अब एक और मैं मसला आपसे शेयर करना चाहता हूँ, वो ये है कि हमारी कुछ इंडस्ट्री ऐसी है जो रॉ मटेरियल तो 17% पे ले रही है, लेकिन उसकी सेल जो है वो 0% पे है। मतलब उसको जो नॉन टैक्स पेयर लोग हैं उनको उसको सेल करना पड़ रहा है। तो अब उसके अंदर एक बड़ा सारा मिसमैच है कि पीछे आप टैक्स दे रहे हैं, आपने टोटल रॉ मटेरियल टैक्स पे परचेज किया है, आगे जो है वो आपका जो एंड यूजर है वो नॉन टैक्स पेयर है। अब उसको वो बैलेंस आउट कैसे करेंगे? गवर्नमेंट आपको कहती है कि जी आप इनपुट आपकी आ गई, अब आउटपुट भी होनी चाहिए, तो आउटपुट इनवाइसेस आपके पास नहीं होते, आप उनको सेल डिक्लेयर नहीं कर पाते। तो अब गवर्नमेंट सेक्टर अपनी जगह पे उनको हरासमेंट देता है कि जनाब आपने ये क्या किया है। इसके लिए क्या मैनेज होना चाहिए, आपको क्या लगता है? कि देखें, बड़ा अच्छा सिस्टम गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था कि सारे लोगों को टैक्स नेट के अंदर आना चाहिए, या अगर नहीं आ सकते तो आप एक फिक्स टैक्स जो है वो उसको लॉन्च करें, ताकि ये फिक्स टैक्स है। अब वो होता ये है कि अभी फर्स्ट टाइम इन गवर्नमेंट कि हमें रिफंड्स जो हैं, प्लास्टिक इंडस्ट्री को भी रिफंड्स मिले हैं, ठीक है, बाकी इंडस्ट्री को भी रिफंड्स मिले हैं। इससे पहले तो गवर्नमेंट के अंदर रिफंड्स का नाम आप भूल जाएं कि रिफंड्स होते थे, तो आप भूल जाते थे कि जी ये तो मुझे मिलने ही नहीं। अंडरस्टैंडेबल थिंग थी कि ये हमें अवेलेबल ही नहीं होने।
फर्स्ट टाइम इन पीटीआई गवर्नमेंट के आपको रिफंड मिलने शुरू हो गए हैं। इंडस्ट्री के लिए बहुत अच्छा गवर्नमेंट प्लान कर रही है, लेकिन मैं अगेन रिक्वेस्ट करूंगा कि इस पे एक जामिया पॉलिसी की जरूरत है। आप इसके लिए जरूरी ये है कि जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो प्लास्टिक को समझते हैं, उनके शोबाजात के लोग लें, उनकी एक टीम बनाएं, उनको बिठाएं, उनसे फिर पूछें इन मसाइल का हल कि आप क्या करना चाह रहे हैं। और इसके अलावा गवर्नमेंट जो इंपोर्ट पे ड्यूटीज लगा रही है उसके हवाले से क्या कहेंगे? जी, गवर्नमेंट इंपोर्ट को डिस्करेज कर रही थी, ठीक है, डिस्करेज। अल्टीमेटली जब पीटीआई की गवर्नमेंट आई है तो उस वक्त ट्रेड डेफिसिट बहुत ज्यादा था, तो ट्रेड डेफिसिट को कम करने के लिए आपको करना ये पड़ा था कि आपने इंपोर्ट को डिस्करेज करना था। लेकिन हमारा अलमिया ये है कि हमारी टोटल प्लास्टिक इंडस्ट्री जो है वो सारी, उसका रॉ मटेरियल इंपोर्टेड है, वो हमें इंपोर्ट करके लेके आना पड़ रहा था। वो रॉ मटेरियल यहाँ पे क्यों नहीं बनाया जा सकता? सर, ये प्लास्टिक जो है ये पेट्रोलियम प्रोड्यूसिंग कंट्री की प्रोडक्ट है, ये बाई प्रोडक्ट है पेट्रोलियम प्रोड्यूसिंग कंट्री की। तो जितने पेट्रोलियम गल्फ से आता है, आपका कतर, सऊदीया, ठीक है, यहाँ से आता है, फिर आपका यूएसए है, वहाँ से आता है, जितने आपके पेट्रोलियम प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं वहाँ से, क्योंकि उसका ये प्रोडक्ट होता है, उसकी ये बाई प्रोडक्ट है और वहाँ से ये आता है। और अगर इनसाइड कंट्री हमारे बात करें तो रिसाइकलिंग के लिए प्लांट्स क्यों नहीं लगाए जा रहे? क्या मशीनरी हमें नहीं मिल पा रही, या इतना पोटेंशियल नहीं है हमारे यहाँ, या हमारे पास स्किल्ड लेबर नहीं है? गैप कहाँ पे आ रहा है? गैप तीनों जगहों पे है। ना तो हमारे पास पोटेंशियल एनवायरमेंट है, हमारे पास एक ही यूनिट है एंग्रो, वो एक पॉलीमर रेजन्स प्रोड्यूस करता है, वो हमारे पीवीसी पाइप इंडस्ट्री जो है वो इस्तेमाल करती है। तो मोनोपलाइजेशन जो है उसको हमें डील आउट करने की ज़रूरत है। हमें ऐसे एनवायरनमेंट के बहुत सारे और 3, 4, 5, 6 यूनिट्स होंगे तो एक कंपेटिटिव फिजा बनेगी, ताकि एक इंडस्ट्री जो है वो उसको टेकअप नहीं कर पाएगी। फिर दूसरा ये है कि चूंकि स्किल्ड लेबर भी नहीं है तो कोई इंडस्ट्रियलिस्ट इसकी तरफ मूव भी नहीं करता। टेक्निकली मैं मशीनरी ले आऊंगा और इंडस्ट्री लगा लूंगा, उसे चलाने वाला तो कोई मिलेगा ही नहीं मुझे। अभी एनवायरनमेंट बहुत अच्छी इस एंगल से हुई है कि चूंकि चाइनीज आपके साथ कोलैबोरेशन में आ गए हैं, तो चाइनीज, पहले तो ये होता था कि आपने चाइनीज ला के रखना है तो सबसे पहले चलाना तो बाद की बात थी, उसकी सिक्योरिटी इश्यूज थे कि सबसे पहले तो 3 गनमैन आपको उसके पास बैठाने पड़ते थे कि जनाब इसने मूवमेंट भी करनी है, इसने बाहर भी जाना है। तो अब ये हुआ है कि चाइनीज फ्लुएंटली यहाँ पे आ रहे हैं, तो चाइनीज से हम टेक्नोलॉजी ट्रांसफरेबल पोजीशन की तरफ जाएं। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, इसके ऊपर मजीद भी गुफ्तगू करेंगे, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद, ब्रेक का वक्त हो गया, तो नाज़रीन एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस वक्त मैं किचन में मौजूद हूं और फिश स्टेक जो है वो तैयार किया जा रहा है विद मशरूम एंड ऑलिव सॉस। तो हमारा एक जानब स्टेक जो है उसे दम दिया हुआ है जनाब, और दूसरी जानब स्टीम कर दिया है ताकि उसे अच्छे से भाप मिले और वो रेडी हो जाए। और उतनी देर हम अपनी सॉस जो है वो आज की तैयार कर रहे हैं। वैसे शेफ क्या कहेंगे, सॉस का बड़ा अमल दखल होता है? जी, सॉस तो सर फ्लेवर देगी ना। चीज का जो चिकन है, फिश है, मटन है, हर चीज ग्रेवी पे डिपेंड करेगी सर। बिल्कुल करता है, लेकिन ये हम इसमें मैरिनेशन इसमें, अच्छा अभी क्या ऐड कर रहे हैं? मशरूम सर, मशरूम और ब्लैक ऑलिव ऐड किए गए। इससे पहले मैं आपको बताता चलूं कि हमने जो ऑयल ऐड किया था, जी ऑयल गरम करने के बाद क्रीम ऐड की उसमें सर, गार्लिक हल्का सा सोते किया, उसके ऑयल के अंदर ऑयल कितने चम्मच था? 1 चम्मच था सर। 1 चम्मच ऑयल के अंदर गार्लिक को सोते किया और उसके बाद हमने क्रीम ऐड की। क्रीम के बाद हमने ऑरिगेनो कितने चम्मच? 1 चम्मच सर। 1 चम्मच ऑरिगेनो, ब्लैक पेपर 1 चम्मच, साल्ट हाफ टी स्पून ऑलरेडी हमारी मैरिनेशन में मौजूद था। ठीक है जी। और उसके अंदर बाद में हमने मशरूम और फिर ऑलिव जो है उसे ऐड कर दिया और सॉस जो है उसे रेडी कर ली। मुझे ये बताएं कि इसे कितनी देर के लिए पकाएंगे हम? सर 2 या 3 मिनट लगेंगे टोटल बस। वैसे फिश जो मैं देख रहा हूँ वो तो काफी हद तक ड्राई हो चुकी है। जी ये सर टेस्ट के लिए रखिए जी। ठीक पकी है, अच्छी पकी है, क्योंकि मैरिनेशन की वजह से टेस्ट जो है वो रच बस गया। जी। और वो जो टेक्निक आपने यूज की ना इसके अंदर, जी कट्स लगा के जी इसे इसके अंदर जो सॉस है उसे डाला जाएगा, जी उससे काफी बेहतरी आई है। और क्योंकि हम खास तौर पे यहाँ पे तवे पे जो है वो बना रहे हैं, तो उसके लिए हमें थोड़ी सी मुश्किलात पेश आ रही हैं। लेकिन घर के अंदर अगर बनाना हो तो इसे बारबेक्यू भी किया जा सकता है शेफ? बारबेक्यू सर ये बहुत सोल फिश होती है, बारबेक्यू करने सारी रेजा हो जाएगी।
तो फिर किस तरह से आप बनाते हैं रेस्टोरेंट के अंदर? रेस्टोरेंट में सर बारबेक्यू नहीं होती फिश, वो ग्रिल होती है, ग्रिल फिश ग्रिल होती होती है है। जी जी। उसके ऊपर जाली लगी होती है, उसके ऊपर रख के ऊपर दोनों साइडों पे जाली होती है ताकि उसको कवर किया जाए, ताकि जो गिरे ना नीचे, छोटे छोटे रेजे होते हैं नीचे। अच्छा, जाली के। वेजीज का बड़ा अमल दखल होता है स्टेक के अंदर। हम वेजीज कौन कौन सी यूज कर रहे हैं ये भी बताएं जरा। वेजिटेबल जुकीनी होगी, कैरेट होगी, कैप्सिकम मल्टी होगा। अच्छा, कैरेट होगी, कैप्सिकम होगा और मल्टी कैप्सिकम होगा, मल्टी कैप्सिकम और जुकीनी डाल सकते हैं आप। तो जनाब वेजीज भी हमारी आज की रेडी हो चुकी है मेरे ख्याल। सोते की हुई है और सर। अच्छे से बन गई हैं, मैंने अभी टेस्ट की है। उतनी देर हमारे जो गेस्ट हैं आज के, मैं जी, आपकी जी। तरफ चलता हूँ और आप उतनी देर खाना बनाएं। जी, इब्रार जी। साहब हमारे साथ मौजूद हैं क्योंकि उनसे गुफ्तगू करेंगे। इब्रार साहब, प्लास्टिक के ऊपर तो काफी गुफ्तगू हुई, खाने कितने पसंद है आपको? खाने बहुत ज़्यादा। आज जो फिश स्टेक बना रहे हैं हम आपको सिखाएंगे और हमारे बड़े जबरदस्त शेफ हैं यूके शेफ, उनके बारे में आप जरूर कॉम्प्लीमेंट दीजिएगा कि आपको खाना किस तरह का लगा। खाने ज्यादा पसंद, सबसे ज्यादा खाना कौन सा पसंद है आपको? आज जो कि आप फिश बना रहे हैं तो सर्दियों में तो मुझे फिश ही पसंद है। हाँ, और सर्दियों की सौगात भी समझा जाता है सर्दियों की फिश को ना। सौगात भी समझा और इसके अलावा आम दिनों में जो पॉलिटिशियंस है, बहुत सारे ताजर्स यहाँ पे आए, उनका ये कहना था कि मटन उनको बड़ा पसंद होता है। इसकी क्या खास बात होती है? आपको भी मटन पसंद? नहीं, मैं कोई मटन लवर नहीं हूँ। मैं एक्चुअली मेरी कोई थोड़ा सा डिफरेंट है इसमें अप्रोच। मैं सर्दियों में कोशिश करता हूँ कि या तो मैं फिश खाऊं तो या कोई परिंदों का गोश्त खाऊं। अवेलेबिलिटी पे होता है, ये अवेलेबिलिटी पे भी डिपेंड करता है और इसके साथ साथ आपके ज़ौक और शौक के पे भी डिपेंड करता है। क्योंकि अगर आपको चीज किसी का शौक है तो नहीं भी मिल रही तो आप ढूंढ लेते हैं उसे। आप ढूंढ लेते हैं। और जहां से मर्जी मिले, वो चाहे आपको दूर, मतलब हम अब हमारी सोर्सिंग इस हद तक कंप्लीट हुई हुई है कि हमें गुज़श्ता 3-4 साल से मैं तो कह सकता हूँ कि रेगुलरली हमारे पास जो है वो परिंदों का गोश्त जो है वो हमें फ्रेश आ जाता है। और कुछ फिश लवर चूँकि हम हैं तो फिश की भी डिफरेंट एक्साम जो है वो टेस्ट आप करते तो रहते फिर हैं। बड़े एंजॉय करते हैं सर्दियों में। जी, सर्दियाँ मुझे मुनफिद पसंद किस्म है। के पकवान जो है वो तैयार करते सर्दियाँ हैं। पसंद है, इसका इसमें मतलब भी डाइट कॉन्शियस है आप। ये डाइट कॉन्शियस में काफ़ी है। और डाइट कॉन्शियस होना भी चाहिए क्योंकि मौजूदा दौर के अंदर अगर आप डाइट कॉन्शियस है, आपका इम्यून सिस्टम बेहतर है, तो उससे बहुत सारे मामला आपके मजीद भी बेहतर हो सकते हैं। और डाइट कॉन्शियस होने के साथ साथ आप एंटी एजिंग की तरफ भी जा सकते हैं, अपनी एज को स्लो डाउन कर सकते हैं। काफी लोग क्वालिटी लाइफ, क्वालिटी ऑफ लाइफ आप इंजॉय कर सकते हैं। काफ़ी लोग आपने एंटी एजिंग की बात की, काफ़ी लोग कॉन्शियस रहते हैं मेरी एज के बारे में भी। कहते हैं, यार यू आर लुकिंग यंग। वैसे क्या एज है आपकी? आई एम 45 ईयर ओल्ड। 45 ईयर्स ओल्ड? Yes. और मुझे आप नियर अबाउट 33 और 34 के लग रहे हैं, तो आपने बड़ा मेंटेन किया। ये फिर परिंदों का कमाल है लगता। ऐसे है, और आपको अगर आप लाइफ को एंजॉय करना चाहते हैं तो अल्टीमेटली आपको दो चीज़ों पे फोकस होना बहुत ज़रूरी है। एक आपकी डाइट और दूसरी आपकी प्रॉपर एक्सरसाइज। अगर आप एक्सरसाइज डेली नहीं करते, अगर आप अपने आप को टाइम नहीं दे सकते तो आप बाकी चीज़ों को क्या टाइम देंगे? बिल्कुल, आपको अपने आप को टाइम देना बहुत मैं तो आपकी जनाब एज के बारे में सुन के परेशान हो गया हूँ कि आपने बड़ी अच्छे से मेंटेन किया हुआ है अपने आप को, इस हिसाब से, अपनी एज के हिसाब से। 45 के लगते नहीं है वैसे। एक्चुअली ये कम्प्लीमेंट मुझे अक्सर मिलते रहते हैं, तो इस हवाले से। अच्छा, वैसे मिसिस की तरफ से दबाव तो नहीं है कि? नहीं, कोई ऐसा दबाव नहीं, बल्कि मेरी मिसेस जो है वो काफ़ी हेल्पफुल है इस मामले में। मैंने उन्हें बाकायदा उनकी हेल्प के साथ एक चार्ट हमने बनाया हुआ है। वो चार्ट के हिसाब से मैंने उन्हें बताया हुआ है कि आपने नाश्ते में क्या करना है। फिर हमने डिसाइड कर लिया हुआ है कि नाश्ता। अच्छा, यानी आप उनको भी डाइट करवा रहे हैं साथ? जी जी, वो भी डाइट पे होते हैं साथ। मतलब देखिए, उसमें ये होता है कि आप अपने लाइफ पार्टनर को साथ लेके चले, उन्हें बताएं कि जनाब इसके ये फवायद हैं, तो अल्टीमेटली दुनिया में कौन ऐसा इंसान है जिसको फायदा हो रहा है और वो उसको ना करे। और खवातीन तो इस हवाले से इतनी कॉन्शियस होती हैं, ऊपर से उनका हस्बैंड ऐसा हो तो वो तो बड़ी खुश होती हैं कि जनाब वो खुद भी कर रहा है डाइट, मुझे भी करवा रहा है। अगर वो यंग दिख रहा है तो मैं भी यंग दिख रही हूँ। जोड़ी जो है वो जबरदस्त लगनी चाहिए। नहीं, एक्चुअली मैं इसको कहूंगा कि आप डाइट नहीं करते, आप अच्छी डाइट लेते हैं। ठीक है, होता ये है कि नॉर्मली जो इंसान है वो बेढंगम तरीके से जब खाता है तो उसका मेटाबॉलिज्म सिस्टम बैठ जाता है। आप उसको एक्स्ट्रा फीड देते हैं तो वो मेटाबॉलिज्म सिस्टम बैठ जाता है। ये तो तब भी बैठ जाता है जब डाइट के नाम पे कुछ खाते ही नहीं है। कुछ खाते नहीं है। दोनों आपको न्यूट्रिशन लेवल अपना पूरा रखना है। आपको पूरा रखना चाहिए और आपको उसको बैलेंस लेके चलना पड़ता है। जब आप बैलेंस लेते हैं तो आपकी सारी चीजें प्रॉपर होती हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती, आप लाइफ इंजॉय करते हैं। ठीक है, उसमें ये सारे प्रॉब्लम्स आप बीमारी आपसे दूर रहती है। कोविड में आप हेल्थी लाइफ जो है वो एंजॉय कर रहे होते हैं। बिल्कुल, और इम्यून सिस्टम अगर आपका तगड़ा है तो फिर तो कोविड से डरने की आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि आप खुद भी बिना मेडिकेशन और इंजेक्शन वैक्सीनेशन
कि आप उससे फाइट कर सकते हैं। तो उसके लिए डाइट अच्छी होनी चाहिए। और यहाँ पे हमारे यहाँ एक ये भी अलमिया है ना कि अफोर्डेबल डाइट जो है वो बहुत यहाँ पे लोगों को मिल पड़ती है। और अच्छी डाइट उसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं। नंबर 1 फैक्टर्स तो हमारे यहाँ ये है कि अभी कुछ अरसे से तो फूड के अंदर हमारी फूड अथॉरिटीज़ ने जो है वो एक्टिवली वर्क करना शुरू किया है। उससे पहले तो हमारे पास ऐसा कोई मैकेनिज्म ही नहीं था। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। हमारी जनाब आज की डिश जो है वो तैयार हो चुकी है, चिकन स्टेक विद मशरूम एंड ऑलिव सॉस, और उसका अरोमा जो हमारे यहाँ आ रहा है, हमारे स्टूडियो में बड़ा जबरदस्त आ रहा है। तो बहुत शुक्रिया इब्रार साहब आज के शो में आने के लिए। आपको शो के बाद लाजमी टेस्ट करवाएंगे और आप कॉम्प्लीमेंट जरूर दीजिएगा। तो इसी के साथ नाज़रीन आज के प्रोग्राम से अपने मेजबान हन्नान बुखारी को दीजिए इजाजत। इंशाअल्लाह कल होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।